ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड नाउ एंड अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, सो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? वाह सर, इसमें देखिए ये सर के बच्चे का लैपटॉप है क्या? कौन सी? ये मतलब सर की स्क्रीन है ये। ओके। ये उनके बच्चे का लैपटॉप है क्या? एकदम छोटा है। भाई क्या खेलता है उनका बच्चा? हेलो। सो ओके, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है अब चार्ट में? दिख रही है सात्विक जी, पर प्लीज आप सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो दे कैन आस्क। ओके, गुड मॉर्निंग सात्विक, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मेरे बेटे ने पूछा आपका स्क्रीन देख के कि सर का बच्चा छोटा है क्या, गेमिंग करता है? उसी ने ऑन किया है। पहले पहले मैंने गेम्स रखी हुई थी कुछ, वो कभी कभी खेल लेता हूँ। चलिए, थैंक यू सात्विक। ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। सो आई होप सब लोग आ गए हैं, सब रेडी हैं। अपना अपना प्लीज माइक म्यूट कर देना, कोई डाउट होगा तब आप पूछ सकते हो। ओके, देखिए, अब हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे, हम मैरिज डिस्कस करेंगे कि मैरिज की टाइमिंग कैसे करनी है। हर एक एस्पेक्ट मैरिज का हम डिस्कस करेंगे, एवरी सिंगल थिंग। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दैट जब भी आप मैरिज को टाइम करने चलते हो तो आप क्या देखते हो? एक एक करके आंसर दे सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये चार्ट में मैरिज की टाइमिंग निकालनी है या मैरिज का टाइम निकालना है तो आप क्या देखोगे? सर पहले की प्रॉमिस है भी कि नहीं? राइट राइट, प्रॉमिस, गुड गुड। और शुक्र राहु। फिर वीनस राहु, सेवंथ का लॉर्ड की दशा चलिए, दशा या या अंतरदशा। सेवंथ लॉर्ड की दशा, राइट राइट। एंड गुरु की पोजीशन। हाँ, गुरु की पोजीशन, ट्रू ट्रू। लेकिन अब फिर मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या होती है। दिक्कत ऐसी होती है कि लोग सब टाइमिंग ऑफ इवेंट, दशा, गोचर सब देख ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई ये चीज देख ही नहीं रहा है कि इस जातक की मैरिज होगी कि नहीं होगी, या अगर होगी तो अर्ली मैरिज होगी कि लेट मैरिज होगी। ओके, जब तक हम चार्ट देख के ये चीज क्लियर नहीं कर लेते कि मैरिज इज अर्ली और लेट, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिल सकती टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर। जैसे कि मैं आपको टाइमिंग की टेक्निक बता देता हूँ। सेवंथ लॉर्ड की दशा मैरिज देता है, मतलब जैसे कि आपका जो भी सेवंथ लॉर्ड होगा उसकी दशा आएगी अंतर लेवल पे तो मैरिज हो सकती है, हो सकती है। जुपिटर वीनस के ऊपर गोचर करेगा, मैरिज हो सकती है। लेकिन होगा क्या, जैसे कि ये पर्टिकुलर चार्ट है, आपको चार्ट दिख रहा है सबको? हेलो। थोड़ा सा जी सर, लार्ज दिख कर रहा है। देंगे, दिख तो रहा है। हाँ, ये राशि राशि चार्ट है, एक सेकंड, ये मैक्सिमम इसका। ओके सात्विक, इसे जूम कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, आई गेस जूम थोड़ा इसमें मुश्किल होगा, स्टिल आई ट्राई। एक सेकंड एक सेकंड, ये एक्चुअली जे हो रहा, मैं चार्ट को जूम करना, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। ओके, आई होप अभी मतलब आपको ऐसे मैं प्लेसमेंट बता देता हूँ। मकर लगन की कुंडली है, सबको दिख रहा होगा, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, यस। राइट। और मंगल राहु सातवें घर में। इस पर्टिकुलर चार्ट में आप जितनी बार दशा लगा लो, गोचर लगा लो, मैरिज का इवेंट नहीं होगा, ये क्लाइंट बार बार वापस आके यही बोलेगा कि प्रेडिक्शन गलत हो रही है। ओके, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इस चार्ट में मैरिज का योग है ही नहीं। ये चार्ट एक डॉक्टर का है एंड राइट नाउ शी इज कैंसर स्पेशलिस्ट वर्किंग इन न्यू दिल्ली एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल लेडी बट अनमैरिड, अभी तक अनमैरिड है, क्योंकि इस चार्ट में कॉम्बिनेशन ही नहीं है शादी का। अब शादी का कॉम्बिनेशन कैसे देखना होगा? देखिए, सेवंथ हाउस मैरिज का होता है, सेवंथ हाउस मैरिज का होता है। अगर सेवंथ हाउस में बहुत ज्यादा पाप ग्रह एस्पेक्ट करते हैं या बैठे हुए हैं, मतलब अगर लॉट ऑफ मेलेफिक्स आर एस्पेक्टिंग इट और सिटिंग देयर, तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, मैंने ये वर्ड यूज करा है कि मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, बट किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि मैरिज की प्रॉब्लम चार टाइप्स में क्लासिफाइड है।
एक मैरिज होना ही ना, ओके, जब मैरिज होती ही नहीं है जहां तक की, या बहुत ही ज्यादा लेट मैरिज होती है। दूसरा, मैरिज हुई डाइवोर्स हो गया, जो कि आज का न्यू एज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले के टाइम पे डाइवोर्स नहीं होते थे। तीसरा, थर्ड पॉसिबिलिटी, कि मैरिज होगी लेकिन स्पाउस को यानी वाइफ को कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसके कारण मैरिज का कोई हैप्पीनेस नहीं रहेगी, मैरिज का कोई सुख नहीं रहेगा, या स्पाउस की लाइफ कम है, लॉन्जेविटी कम है। अब हम लोग जब चार्ट देखते हैं, हम बस ये बोल देते हैं कि मैरिज में दिक्कत है, मैरिज में दिक्कत आएगी, लेकिन हम ये चीज नहीं देखते कि मैरिज में दिक्कत के भी तीन मतलब है: लेट मैरिज, हेल्थ इशू, या डाइवोर्स। इस केस में आप देखिए, सातवें घर में मंगल नीच का है राहु के साथ, लगन में केतु है, तो मैरिज काफी ज्यादा डिले हो चुकी है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग लगन अब आई गेस आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमें पहला स्टेप क्या करना है। अगर आपके पास किसी भी क्लाइंट का चार्ट आ रहा है तो हमें क्या देखना होगा। सो सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस यस यस। यस सर, यस। हाँ, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि अगर आगे से आपके पास कोई चार्ट आएगा आप क्या करोगे? सेवेंथ हाउस को देखेंगे, उसमें ज्यादा मेलेफिक्स तो नहीं है या एस्पेक्टेड तो नहीं है। राइट। अगर ज्यादा मेलेफिक्स है मतलब दिक्कत है, यस। मतलब मैरिज डिले हो सकता है उस चार्ट के अंदर। तो उस पर्टिकुलर चार्ट में 24, 25, 26, 27 की उम्र में जो मर्जी दशाएं आए, मैरिज नहीं होंगी, तो आपको देखनी ही नहीं है उस टाइम पे दशा। वो लेट मैरिज का चार्ट हो गया, वो चार्ट ही लेट मैरिज ग्रुप का है। या उस पर्टिकुलर जातक के स्पाउस के साथ कोई मेजर इशू आ जाएगा लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इसी के लिए एक दूसरा चार्ट बताता हूं। आई गेस रेखा जी को सब जानते होंगे, एक्ट्रेस। यस यस। अब रेखा जी का चार्ट देखिए, सबको दिख रहा है? यस। धनु लगन की कुंडली है, लगन में मंगल राहु है, सेवंथ हाउस में केतु है। आई होप सब लोग चार्ट देख सकते होंगे। अब यस इनकी यस। इनकी जो मैरिज हुई, इनकी मैरिज तो अर्ली मैरिज थी, मींस शी गॉट मैरिड अराउंड 1990 आई गेस। ओके, नॉट इवन अर्ली बट ओके, मैरिज हो गई, लेकिन मैरिज के बाद कोई हैप्पीनेस नहीं है। इनके पार्टनर के साथ क्या हुआ आप सबको पता है, उसके बाद अभी तक शी इज बेसिकली अ विडो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस। तो इस कुंडली में ये लगन में मंगल राहु है, सेवंथ हाउस ऑफ मैरिज को मंगल राहु देख रहा है, लेकिन इसने खराब क्या करा, इसने स्पाउस की हेल्थ खराब कर ली। शादी हो गई, मैरिज हो गई। पिछला जो चार्ट था डॉक्टर का, उनके केस में मैरिज ही नहीं हो रही है। तो आगे से आप कभी भी किसी को ऐसा मत बोलना कि डाइवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि चार पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास: या तो मैरिज होगी नहीं, या बहुत ज्यादा लेट होगी, या स्पाउस को कोई हेल्थ इश्यू आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो हम कुंडली देख रहे हैं फिलहाल, ये राशि कुंडली है, लगन चार्ट है, जो 2 से 2.5 घंटा ऐसे ही रहेगा, राइट? लेकिन सब लोग जो इस चार्ट के साथ पैदा होंगे, सबकी सेम डेस्टिनी नहीं हो सकती। आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतने ज्यादा बर्थ हर मिनट में हो रहे हैं, कि काफी ज्यादा लोगों की राशि कुंडलियां सेम होती हैं, काफी ज्यादा लोगों की। आपको प्रॉब्लम तब आएगी, आप तब इस चीज को सोचोगे जब आपके पास दो ऐसी कुंडलियां आ जाएगी जहां पे चार्ट सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओके? क्योंकि अभी हमने ये समझ लिया हमें योग देखना है, लेकिन हम D1 चार्ट को ज्यादा प्रोमिनेंस दे रहे हैं। ओके, अब ये वाला चार्ट देखिए, ये मेरे क्लाइंट का चार्ट है जो मैंने लास्ट वीक रीड करा था। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। जी। तो कर्क लगन की कुंडली है, शनि मंगल लगन में है, बृहस्पति चंद्र केतु 10th हाउस में है, सूर्य शुक्र 12th हाउस में है। मून की डिग्री है 29, बर्थ है 24 जून का 1976, 24 जून 1976, 9 9 AM, एंड मून डिग्री इज 29। ये मेरे क्लाइंट का चार्ट है, राइट?
अब मैं आपको अपने रिलेटिव का चार्ट बताता हूँ। ओके, लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ माय रिलेटिव। आप सब शॉक्ड हो जाओगे देख के एक सेकंड के लिए। सर वैसे ये वाला जो चार्ट आपने दिखाया था मून 29 डिग्री, इसमें इसमें हुई शादी कि नहीं? हाँ, शादी हो गई। अब यही तो दिक्कत है। अब आपको मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। क्लाइंट नंबर 2, ये मेरे रिलेटिव है। सेम चार्ट, सब सेम, टोटली एवरीथिंग इज सेम। यस। अगर आपको किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दोनों के नंबर्स भी दे दूंगा। आप बात भी कर लेना। आप लोग दोनों से अपनी इनकी डिटेल्स कंफर्म कर लेना कि आपकी बर्थ डिटेल्स क्या है। ओके, ये दो लोग सेम चार्ट के साथ पैदा हुए हैं, टोटली सेम। इनके केस में मून की डिग्री है 5, बर्थ है 22 जून का, प्लेसेस सुंदरनगर। पिछले वाले केस में महाराष्ट्र के कोंकण के आसपास वो जगह थी, आई डोंट रिमेम्बर दैट प्लेस, वो पर्टिकुलर प्लेस था। अब आप मुझे बताओ, मैं इनको क्या प्रेडिक्शन करूं? अगर लॉजिकली देखा जाए तो सब सेम होना चाहिए, प्रोफेशन सेम होना चाहिए, मैरिज सेम होनी चाहिए। आफ्टर ऑल चार्ट सेम है, लेकिन इन दोनों की पूरी लाइफ अलग है। एवरी सिंगल थिंग, प्रोफेशन, मैरिड लाइफ, एवरी सिंगल थिंग इज डिफरेंट। हर एक चीज अलग है। तो अब मुझे कोई लॉजिक दे सकता है? आई गेस सब लोग हैरान हो गए होंगे चार्ट देख के। सात्विक, मैं बोलूं कुछ? हाँ सुनेंगे? प्लीज। या मैं ये कह रहा हूँ, दोनों में मून एक चार्ट में आत्मकार का बन रहा था, इस वाले चार्ट में जो सेकंड आपने दिया, इस वाले चार्ट में आत्मकार का मार्स बना है, मार्स और बन गया है, मार्स राइट। कहीं बेहतर पोजीशन पे है। हाँ राइट, लेकिन हाँ वो बात अलग है। आत्मा कारक प्लैनेट, डिग्री वाला डिफरेंस वो तो चलो आ गया, लेकिन योग तो सेम है। हाँ बिल्कुल, आप चार्ट सेम है, बिल्कुल चार्ट सेम से है। आप जब स्टडी करोगे तो आप सेम ही रूल लगाओगे ना। डिग्री तक बिल्कुल तो कौन जाता है? डिग्री तक तो मैंने कोई आदमी देखा जो डिग्री तक का यूज कर ले। काफी कम बिल्कुल। लोग डिग्री तक जाएंगे। बट प्रीवियस चार्ट में D9 में मून शायद 11th में आ गया था और इसमें जो है वो थर्ड हाउस में आ गया है। हाँ, अब आप लोग चीज समझ गए कि हम लोगों को D1 चार्ट को देखना ही नहीं है। देखना है, लेकिन इसको एक लिमिटेड ही इंपॉर्टेंस देनी है। एक दिमाग में एक चीज हमेशा रखना कि ये D1 चार्ट और भी काफी लोगों का होगा। यस। ओके ओके, सो आई होप ओके एवरीवन इज राइटिंग डाउन इन मैसेजेस। सो आवाज क्लियर है टोटली? कोई दिक्कत तो नहीं क्लियर है सर। करेक्ट। है? सो आप सबको समझ आ गया? अब एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैं अपने चार्ट के साथ आपको एग्जांपल देता हूं। सात्विक, राइट, ये मेरी कुंडली है। कुंभ लगन का चार्ट है। वीनस मून सेकंड हाउस में, जुपिटर सैटर्न फोर्थ में, मून पाइसेस का, और मरकुरी 12th हाउस, मार्स 10th हाउस, राइट। यस। मेरे को एक मैसेज आया आज से 1 साल पहले किसी एक लड़के का। उसका बर्थ था 1 मार्च का, 1 मार्च 2001, मतलब मेरे बर्थडे से हार्डली 4-5 दिन आगे। एंड उसका ये मानना, उसने मुझे ये बोला कि मेरी दोनों किडनियां फेल है, मेरे को बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करने के लिए। मतलब ये नहीं पता कि हाउ लॉन्ग आई विल सर्वाइव। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मुझे अपना चार्ट भेजो। अब उन्होंने जो मुझे चार्ट भेजा उसको देख के मुझे शॉक लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चार्ट उन्होंने भेजा। ओके, दिस इज द चार्ट जो उन्होंने मुझे भेजा। टोटली सेम, हर एक चीज सेम है चार्ट में। D1 में तो है। बस मून, मून की प्लेसमेंट अलग मून है, बस वीनस। मून। एक मून थोड़ा, मून, हाँ जी। एक मून कितना ही डिफरेंस क्रिएट कर लेगा, आप खुद सोच लो। एक मून जो इस कुंडली में 6th लॉर्ड है, वो क्या ही कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने उसको बोला, मैंने तुम मेरा चार्ट क्यों भेज रहे हो? पहले मुझे लगा, क्योंकि मैंने पहले मून पे ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने देखा नहीं मून अलग है। अब चार्ट हम दोनों के सेम, लेकिन एक आदमी की दोनों किडनियां फेल है, वो काफी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है।
तो ये फर्क कहाँ पे आ रहा है? मतलब चार्ट सेम, सब सेम, लाइफ टोटली डिफरेंट। ये डिफरेंस नवमांश कुंडली में आ रहा है, और ये रीजन है कि मैं आपको बोल रहा हूँ नवमांश कुंडली सब लोग आज से देखना शुरू कर लें और नवमांश कुंडली को ही इंपॉर्टेंस दे। बिकॉज D60 लेवल तक रेक्टिफिकेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, D60 तक जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो नवमांश में ही आप स्टिक करें। महर्षि पराशर ने भी नवमांश को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन अब लोग बोलेंगे कि नवमांश कुंडली तो मैरिज के लिए देखी जाती है, राइट? अभी लेकिन ये तक तो टोटली, ये हाँ लेकिन ये टोटली गलत वो है, कॉन्सेप्ट है। नवमांश हर चीज के लिए देखा जाता है। हम पूरे कोर्स में जो हमारे 5 लेक्चर्स होंगे, आपको मैं सारी टेक्निक्स नवमांश वाली शेयर करूंगा, जहां पे डिफरेंट नाड़ी से हमने टेक्निक्स ली हुई हैं। श्लोक का नंबर भी शेयर करूंगा, बुक का नाम भी शेयर करूंगा, और हर जगह लिखा हुआ है कि मैरिज के लिए ये देखिए, कैरियर के लिए नवमांश में ये देखिए, बीमारी के लिए नवमांश में ये देखिए। तो हर एक पर्टिकुलर चीज को नवमांश से देखा जा रहा है। तो पहली चीज तो दिमाग से निकाल लीजिए कि नवमांश मैरिज के लिए कुंडली देखनी है। नो, हाँ नवमांश उसका मेन पर्पस है मैरिज। नवमांश मेनली मैरिज के लिए देखी जाती है, लेकिन बाकी सब चीजें भी वहां से देखी जाएंगी। एडवांटेज ये है कि लगन कुंडली से ज्यादा रिलायबल होगी। अब आप नवमांश कुंडली अगर देखोगे, ये जो किडनी वाला केस था जहां पे किडनी फेल हो गई, 1 मार्च 2001 वाला जो चार्ट है, यहाँ पे नवमांश के अंदर ये D9 चार्ट है। ऊपर राशि कुंडली है, नीचे D9 चार्ट है। तो आई गेस आपको दिख रहा होगा, ऊपर राशि कुंडली, नीचे D9। नीचे वाले चार्ट में लग्नेश शनि 12वें घर के अंदर है, लगन लगन में पाप ग्रह सूर्य है, लगन को पाप ग्रह मंगल भी दृष्टि देता है नवमांश में। इवन D1 में भी सेम ही होगा, लेकिन D9 में ज्यादा दिक्कत है। ये एक वन ऑफ द रीजन है ये वाले हेल्थ इश्यू का। दूसरी एक टेक्निक ये होती है, अगर 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए या 8th लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए, तब भी जातक को ऐसी कोई गंदी बीमारी लग सकती है। अगर छठे का स्वामी 8वें घर में हो या 8वें घर का स्वामी छठे में हो, तब भी जातक को कोई खराब बीमारी लगती है। नवमांश कुंडली में आप देखिए, 8th हाउस का लॉर्ड दैट इज मरकुरी 6th हाउस में बैठा है, छठे हाउस में बैठा हुआ है, राइट? इसलिए बीमारी लगी। मेरा नवमांश आप देखोगे तो मेरे नवमांश में धनु लगन बनेगा नवमांश में, और नवमांश लगन का स्वामी बृहस्पति केंद्र में अपनी राशि में बैठा हुआ है, जो स्ट्रांग है। और इस तरह की लगन को कोई खराब मेलिफिक एस्पेक्ट या खराब मेलिफिक दृष्टि नहीं है, इसलिए मेरे केस में हेल्थ इशू नहीं हुआ। लेकिन जबकि लगन कुंडली सेम थी। अब मैं आपको वो वाले 2 चार्ट लेके चलता हूं। ये क्लाइंट नंबर 1, ओके, कर्क लगन वाले चार्ट। आप कोई मुझे बता सकता है इस चार्ट, सिर्फ नवमांश कुंडली देखना, सिर्फ नवमांश कुंडली, कि इस चार्ट का प्रोफेशन क्या होगा, इस जातक का प्रोफेशन क्या होगा? प्रोफेशन हम 10वें घर से देखते हैं, 10th हाउस से देखते हैं। तो आपको जो भी बेसिक नॉलेज है, अभी तक हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोफेशन के ऊपर, लेकिन आपको जो भी बेसिक नॉलेज है, आप प्लीज ये नवमांश देख के बताइए क्या प्रोफेशन हो सकता है। लॉ 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 से रिलेटेड सर। हाँ जी, और कोई ऑडिटिंग या कुछ? ऑडिटिंग, यस। डेटा एनालिटिक्स। राइट, राइट, बेसिक बिजनेस या जॉब, क्या लगता है? हाई अथॉरिटेटिव जॉब। ओके, 10th बिजनेस हाउस, सर्विस। हाँ बिजनेस के ज्यादा चांसेस हैं। बिजनेस का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 3 और 6 दोनों, और मर्क्यूरी भी साथ में 7th में। या ये कुंडली अगर आप देखो तो 10th लॉर्ड बनता है मरकुरी, जो 7th हाउस ऑफ बिजनेस ट्रेड में बैठा हुआ है। या तो ये पर्सन बिजनेस में होगा या प्राइवेट जॉब में होगा, राइट? ओ अच्छा अच्छा, मैं तो ऊपर वाली कुंडली देख रहा था, आपने बोला तो नवमांश को देख। नवमांश नहीं, नवमांश आप ऊपर वाले सही देख रहे थे। वो आपने बिल्कुल सही देखा है। अब आपको दूसरे मेरे रिलेटिव वाला D9 बताता हूं, ओके? अगर अब आप ये D9 देखिए, क्या प्रोफेशन होना चाहिए, सिर्फ D9 देखिए, नीचे वाला चार्ट देखिए, नीचे वाला ये जो यहाँ पे है D9 नवमांश। ये लेक्चरशिप
में होने चाहिए, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाला। 101% राइट। दिस पर्सन इज अ लेक्चरर। 101%। किसने प्रोडिक्शन करा? मैंने किया है सर। भूपेंद्र जी ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो भी गवर्नमेंट में होना चाहिए। गवर्नमेंट से सन है ना सर, बैठा हो साथ में। समझ गए? हाँ जी। यस। बाकी सब लोग समझ गए? जी सर। किसी को कोई डाउट प्लीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहला लेक्चर है, क्योंकि आगे भी नवमांश कुंडली की इंपॉर्टेंस मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स ही इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिल गया कि क्यों हम नवमांश देख रहे हैं और D1 क्यों नहीं देख रहे हैं? सर मिल तो गया, पर टाइम अगर एक्यूरेट ना पता हो किसी का। हाँ, राइट। टाइम एक्यूरेट करने का भी आपको पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का लेक्चर मिल जाएगा। जी सर, जी सर। ओके, पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का लेक्चर आपको मिल जाएगा। सो आई गेस आप सबको समझ आ गया होगा कि नवमांश की क्या इंपॉर्टेंस है। राशि कुंडली अगर आप सब देख रहे हो तो काफी ज्यादा गलत हो सकती हैं चीजें। इट कैन गो वेरी 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 रॉन्ग। ओके, सो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि हमें नवमांश को क्यों इंपॉर्टेंस देनी है। आप प्रोफेशन में सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने आपको प्रोफेशन का दे दिया। 10th हाउस में यहाँ पे जुपिटर वीनस है, जो दो गुरु वाले प्लैनेट है, तो टीचिंग डिपार्टमेंट से कनेक्टेड प्रोफेशन होगा। साथ में नाइन्थ 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 धनुराशि का मतलब कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, राइट। और सूर्य भी और बैठा है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हो गया। दूसरी, हाँ, अब दूसरी वही कुंडली खोलता हूँ। अब यहाँ पे 10वें घर में शनि बैठा हुआ है। शनि वर्कर क्लास लो काम दिखाता है, तो ये किसी के बिजनेस वाली शॉप में काम करते हैं। ये वाले नेटिव किसी और के बिजनेस में, ही इज अ वर्कर देयर। तो 7वें घर में चले गया 10th लॉर्ड शोइंग बिजनेस। अगर आप यस। राशि कुंडली देखोगे तो आप दोनों को सेम ही प्रेडिक्शन करने वाले हो। मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि मैंने भी सेम ही प्रेडिक्शन करा था। आई ऑल्सो थॉट टाइम बचाते हैं, नवमांश क्यों देखें, जब कुंडली सेम है तो कुछ तो सही होगा। लेकिन कुछ सही नहीं हुआ, सब गलत। ये रीजन है कि हमें नवमांश कुंडली को देखना है। Then what is the importance of D1? D1, अब D1 बनेगा तभी नवमांश बनेगा। इफ वी कंस्ट्रक्ट D1 देन ओनली वी कैन कंस्ट्रक्ट D9। D1 से ही हम D9 कंस्ट्रक्ट करेंगे। पर प्रोडिक्शन के लिए हमारे को D9 यूज करना है मेनली 99%। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कभी फेल नहीं करती, वो मैं आपको बता दूंगा कि जिनको आप D1 चार्ट में भी लगा लोगे तो सही काम करेगी। ओके, वो टेक्निक्स भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन वैसी बहुत कम टेक्निक्स हैं, तो क्यों हम रिस्क लें। दूसरी बात, आज की डेट में तो आप D1 देख लोगे। अब आपको पता होगा इंडिया पॉपुलेशन के मामले में सबको एक्सीड कर गया है, चाइना को एक्सीड कर गया है, राइट। Yes. इस स्पीड से पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही तो एक एक मिनट में कितने बर्थ होंगे आप सोचो। एक हॉस्पिटल के अंदर कितने बर्थ होंगे आप खुद सोचो एक टाइम पे। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, आज ही जब इतना हो रहा है, तो तब तो ऐसे सिनेरियोज आपको और ज्यादा आएंगे कि आपको सेम राशि कुंडलियां मिल जाएंगी और आपको प्रिडिक्शन करना होगा। अभी मेरे साथ तो बहुत कम हुआ, क्योंकि ये पहले के चार्ट है ना, 1976 का चार्ट है। उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी, बर्थ रेट कम था, स्टिल हमारे पास एक चार्ट है। लेकिन आज से 10-20 साल बाद आप सोचिए कितने ऐसे चार्ट्स होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो आज तो आप राशि कुंडली को स्टिल यूज कर लोगे, आप सोच लोगे कि चलिए हम राशि कुंडली देख लेते हैं। लेकिन क्या आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद आप कर पाओगे, जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेसिकली एक्यूरेसी के लिए हमें D9 को कंसीडर करना चाहिए। यस, राइट, राइट, राइट। और D9 को कैसे रीड करना है, जैसे एक नॉर्मल चार्ट को रीड करते हैं। हर एक रूल ज्योतिष का जो भी आपने सीखा हुआ है, दृष्टि योग,
उच्च की राशि, नीच की राशि सब D9 में लगाओ, हर एक चीज D9 में लगाओ, एवरी सिंगल थिंग। ओके। अब समझ आ गया सबको D9 कैसे देखना है। यस। जी सर। नवमांश की कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, वो तो हम पढ़ेंगे ही कोर्स में, पर एक सबसे बेसिक टेक्निक है उसको एक नॉर्मल चार्ट की तरह पढ़ना। स्पेशल टेक्निक्स हम कोर्स में पढ़ेंगे, आज भी आपको स्पेशल टेक्निक्स बता दूंगा नवमांश की, लेकिन नॉर्मली हम उसको एक नॉर्मल चार्ट की तरह रीड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन इट, मतलब टोटली वो काम करेगा। आपने बेस्ट एग्जांपल देख लिया ये क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 वाला, एक मेरे रिलेटिव का चार्ट और एक दूसरा मेरे क्लाइंट का चार्ट। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि नवमांश की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट नवमांश कुंडली है। तो अब आप सभी अपना अपना नवमांश खोल के देख लेना आज, क्योंकि मुझे पता है आप नवमांश ही अब ज्यादा फोकस करोगे। ओके, एक क्वेश्चन था मेरा। या पूछूं? मैम प्लीज। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि D1 अपन को कंसिडर ना करके D9 करना है, तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि चंद्र कुंडली भी बना के देख लेना चाहिए, तो वो तो उसमें और हाँ, मतलब इन वो दोनों वाली में भी डिफरेंस आएगा? हाँ, चंद्र कुंडली तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, उसका एक ही अच्छा। काम है दशा। क्योंकि देखिए हम जो विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करते हैं वो हम चंद्रमा के नक्षत्र से कैलकुलेट करते हैं। जी। तो ये रीजन है हम चंद्र कुंडली देखते हैं कि अच्छा चंद्र कुंडली देख लेते हैं कि वहां से 10th लॉर्ड कौन सा प्लेनेट बन रहा है, क्या पता उसकी दशा में जॉब मिल जाए। अदरवाइज बहुत यूज नहीं है। कोई यूज नहीं है उसका, उसका सिर्फ एक ही यूज है दशा के लिए। जैसे कि ये मेरी चंद्र कुंडली है सात्विक, मेरी चंद्र कुंडली है, मीन राशि में मेरा चंद्रमा बैठा है, तो मीन मेरी चंद्र कुंडली बनेगी। जी। इस कुंडली में चंद्र कुंडली का मतलब इंपॉर्टेंस बस यही है कि जब मैं दशा देखूंगा तो मैं जुपिटर की दशा में कैरियर के लिए अच्छा मान सकता हूँ, क्योंकि जुपिटर 10th लॉर्ड है। हाँ जी। बस। और मैं बुध की दशा में मैरिज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बुध की अंतर दशा में, क्योंकि बुध 7th लॉर्ड है। ओके। बस, दैट्स इट, नथिंग मोर। थैंक यू। आप सोचिए चंद्रमा एक राशि में रहेगा 2 दिन, राइट राइट। 2 दिन एक राशि में रहेगा, मतलब 2 दिन के अंदर जितने भी बर्थ हुए होंगे किसी भी कंट्री के किसी भी कोने के अंदर, कहीं भी, सब लोगों की चंद्र कुंडली सेम होगी, एवरी सिंगल वन। राइट। आज की डेट में हर मिनट में कुछ हजारों बर्थ होते हैं, एक दिन में आई गेस 3 लाख कुछ ऐसा फिगर है, इतने बर्थ होते हैं। आप सोचिए उतने लोगों की चंद्र कुंडली सेम है, क्या प्रिडिक्शन करनी है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आएगा प्रिडिक्शन क्या करूं मैं, क्योंकि जो प्रिडिक्शन मैं एक को करूंगा वो 3 लाख लोगों को अप्लाई होनी चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से। सही बात है। और सबकी लाइफ अलग, यहाँ ट्विंस की लाइफ सेम नहीं है, यहाँ पे ट्विंस की पूरी लाइफ अलग है। मेरा मैं आपको ट्विंस की भी चार्ट दिखाऊंगा, मेरे पास ट्विंस के काफी ज्यादा चार्ट है, ट्विंस की सारी लाइफ अलग है, मैरिज कैरियर हर एक चीज अलग है। हम्म। सो हम कैसे यूज करें, तो हमें इसलिए नवमांश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। Uh, Satvik ji, I have a question. क्या मैम प्लीज। So if there is no planet sitting in the 10th house, then you look at where the Lord of the 10th house is sitting in that particular D9 chart, right? या राइट राइट राइट, Okay, जहां पे कोई thank you. प्लेनेट नहीं बैठा होता है वी लुक एट द लॉर्ड। ओके, नवमांश की इंपॉर्टेंस पता लग गई सबको। यस। अब आप मुझे दूसरा क्वेश्चन बताइए, क्योंकि आज वैसे मैंने मैरिज सोचा था, लेकिन मैरिज से पहले मुझे लगता है काफी ज्यादा बेसिक चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। अब नवमांश वाला रूल जब तक मैं क्लियर नहीं करता आगे मैं मैरिज में नहीं जा सकता था। सात्विक एक क्वेश्चन है। आपको मेनका गांधी जी का चार्ट दिखाऊं? देखिए चार्ट मैं यहाँ पे वही लूंगा जिनके टाइमिंग में कोई डाउट नहीं है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ 2 का चार्ट है। अब जो राजा महाराजा जो इंग्लैंड के जो होते हैं इन लोगों का टाइम काफी एक्यूरेटली नोट किया जाता है, तो इन लोगों के चार्ट देखने चाहिए। अगर आप D60 कुंडली भी स्टडी कर रहे हो या D60 पे रिसर्च करनी है, तो इन लोगों की D60 पे रिसर्च करिए। इंदिरा गांधी का चार्ट हो गया, संजय गांधी, राजीव गांधी, ये चार्ट्स हैं जो काम आएंगे। ओके, देखिए केतु, केतु सबको पता है दिक्कत देता है, एवरीवन नोज। जी। केतु फीमेल्स को वीडियो भी बना सकता है अगर खराब योग बना रहा हो, राइट। मैरिज का घर कौन सा होता है? 7th हाउस। मतलब 7th हाउस का केतु
काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा मैरिज में, फीमेल्स के लिए, इवन मेल्स के लिए। अब आप देखिए मेनका गांधी जी का नवमांश कुंडली दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहे हैं? यस यस ये मेनका गांधी जी का चार्ट है। नवमांश दिख रहा है सबको? यस Yes, sir. 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट है नवमांश के? केतु एंड वीनस। मतलब मैरिज गई, स्पाउस को दिक्कत आएगी। तो संजय गांधी जी का सबको पता है। जी कोई है जिसको संजय गांधी जी का नहीं पता? तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आपको मैरिज स्टडी करनी है। जस्ट बिकॉज बेसिक इसमें आइडिया लग गया टाइमिंग। होगा। अभी आगे हम डिटेल में करेंगे क्योंकि आज मुझे लगता है बेसिक क्लियर कराने पड़ेंगे काफी ज्यादा। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप सब लोग चार्ट को रीड करने के लिए एक हाउस की कितनी सिग्निफिकेंस, स्पाउस का प्रोफेशन, मतलब आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का क्या प्रोफेशन होगा, वो 4th हाउस से देखना है। संयोगिता मैम है क्लास में? हेलो, ओके, चलिए मैं बुक खोलता हूँ। बुक इज एडवांस टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय विष्णु भास्कर। जिन्हें विष्णु भास्कर जी का नहीं पता, ही इज अ रिटायर्ड आईएएस एंड आई गेस ये यूपीएससी टॉपर थे अपने बैच के। सो ही रिटायर्ड एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, मे बी चीफ सेक्रेटरी और समथिंग लाइक दैट। सो एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बुक है। आप सब भी, आपके फोन में होगी तो आप फोन पे खोल सकते हो या किसी और डिवाइस पे भी खोल सकते हो। यहाँ पे पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 दिख रहा है सबको? Yes, sir. पेज नंबर यस 2 में आप सिग्निफिकेशन पढ़िए 4th हाउस की। 4th हाउस रूल्स हाउस, लैंड, व्हीकल, मदर, काउ, माइंस, लॉस्ट आर्टिकल, किंगडम, परफ्यूम, क्लोथ्स। लेकिन ये चीजें आप सबको पता थी, मतलब ये सब सबने बोल दिया कि घर, गाड़ी, मदर। ओके, ये नीचे वाली पढ़िए आप, जो सबसे मेन है। इट इज 12th फ्रॉम 5th। सो स्पेकुलेशन, लॉस, इलनेस ऑफ चाइल्ड, बच्चों की बीमारी 4th हाउस, गेन्स ऑफ एनिमीज एंड मैटरनल अंकल। ओके, आपके अंकल मींस आपके मदर के सिबलिंग्स का कितना फाइनेंशियल स्टेटस होगा 4th हाउस। करियर एंड स्टेटस ऑफ स्पाउस और पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर का क्या कैरियर और स्टेटस होगा, वो भी 4th हाउस। फादर इनहेरिटेंस, फादर कितना इनहेरिट करेंगे पैसा, 4th हाउस। ये सिग्निफिकेशन सबको समझ आ रही है कैसे हम कर रहे हैं? भवत भवत ये, भावत से है। हाँ, भावत भावन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप चार्ट देख लोगे लेकिन सिर्फ आप उस जातक के बारे में बता पाओगे। लोग मुझे पूछते हैं कि आप चार्ट देख के कैसे बता देते हो कि आपके हस्बैंड का ऐसा होगा, वाइफ का ऐसा होगा, बच्चों का ऐसा होगा। ये रूल्स है। लगन में सूर्य, ओके, माई मदर इज एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट में टीचिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ओके, शी इज अ टीचर बेसिकली। दूसरा चार्ट आपको राजीव गांधी जी का दिखाता हूं। ये राजीव गांधी की कुंडली है, एक सेकेंड। लगन में सूर्य और लगन में कितना बड़ा राजयोग बना हुआ है। राजीव गांधी की कुंडली में लगन में ही सबसे बड़ा राजयोग बना हुआ है। लगन में सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मतलब इस जातक की मदर का प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो राजीव गांधी की मदर इंदिरा गांधी, बॉर्न टू अ प्राइम मिनिस्टर। एम आई राइट? यस तो आपको समझ आ रहा है कि चार्ट कैसे घुमा घुमा के हमें देखना है। पर अगर जैसे किसी के लग्न में कोई Yes, sir. प्लानेट ही ना हो और उसकी मदर को जॉब करती हो तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फिर?
उसके उसके स्वामी से। देखो अभी अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके लिए कन्वीनियंट तरीका बताऊं आपको। जगन्नाथ जी होरा सॉफ्टवेयर जो भी चलाता है, एक काम करना आप, जो भी हाउस पे आप जाओगे ना, जैसे कि फोर्थ हाउस मदर के लिए देख रहे हो, तो इस पे राइट क्लिक मार के यहाँ पे शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस की ऑप्शन आती है। ओके, राइट क्लिक मार के शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, अगर आप ये कर दोगे तो फोर्थ हाउस लगन बन जाएगा। अब आप मदर के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हो, ये मदर के लिए कुंडली बन जाएगी। तो यहां से आप उसके स्वामी को देख लीजिए, उसके लॉर्ड को देख लीजिए किस हाउस में जा रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी, किसी को भी हाउस की सिग्निफिकेशन अच्छे से आती नहीं। अब एस के मेहता जी की बुक खोल के दिखाता हूं आपको कि सिग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सिग्निफिकेशन दी हुई है वो कहीं और नहीं मिल सकती। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सेकेंड हाउस कौन कौन से प्रोफेशन बताता है, तब तक आप ये बता दो प्लीज। परिवार, फैमिली, हाँ, फाइनेंस। वाणी का फाइनेंस कारक की जॉब हो होता है। गई। Lineage, family tree, shoulders, your हाँ, मतलब belongings. फैमिली बिजनेस किसी का होगा, किसी को घर I बैठे, अगर किसी को कुछ लोग होते हैं ना। अब मैंने इतने चार्ट देख लिए, मेरे ऐसे काफी क्लाइंट है जिन्होंने कुछ नहीं किया है जिंदगी में। Mother's gain. हाँ, मदर्स गेन। तो ऐसे काफी लोग हैं जो कुछ नहीं करते लाइफ में, वो पैदा ही ऐसे घर में हो जाते हैं जहाँ पे लाइफ ही खत्म हो जाती है उनके लिए। मतलब आप सपोज आप पैदा ही ऐसे घर में हो रहे हो जहाँ पैदा होते ही आपके पास रेंज रोवर है गाड़ी, आप क्या करोगे? इस जातक एक्टर भी हो सकता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, नहीं, एक्टर भी हो सकता है सर, हीरो। एक्टर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, और फैमिली बिजनेस भी कर सकता है। अब ये सिग्निफिकेशन कैसे पता लगेगी आपको? देखिए, एस के मेहता जी की बुक है न्यू डायमेंशन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, इसकी पीडीएफ मैंने आप सबको भेज दी है। ओके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 12। जिसको चैप्टर 12 आ गया उसको ज्योतिष आ गई, जिसको चैप्टर 12 नहीं आया उसको कुछ भी नहीं आएगा कभी भी, ना उसको एस्ट्रोलॉजी आ सकती है। चैप्टर 12, हाउस प्लैनेट्स एंड देयर पोर्टफोलियोज। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिग्निफिकेशन किसे बोलते हैं। सेकंड हाउस पढ़ते हैं हम, राइट? सेकंड हाउस, दिस हाउस डील्स विद फाइनेंशियल मैटर्स स्पेशली वंस इनहेरिटेंस, मतलब फ्री में आया पैसा, फ्री में आई संपत्ति। डिपॉजिट्स लाइक जेम्स, ये वाला हाउस आपके फेस को दिखाता है, इसलिए यहां से लव अफेयर देखे जाएंगे। क्यों लव अफेयर देखे जाएंगे? कैन समबडी टेल मी? सब लोगों ने तो ये पढ़ा है लव अफेयर का हाउस 7th होता है, 5th होता है। फिफ्थ होता है, हाँ जी। इसलिए कि पहला अट्रैक्शन चेहरे पे होता है। सर इसका स्वामी शुक्र है जी, कालपुरुष की कुंडली में। हाँ, बिल्कुल राइट। मतलब हाँ, एक वो लॉजिक भी सही है, लेकिन प्रैक्टिकली वो वाला लॉजिक भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट सबसे सिंपल रीजन, पहला अट्रैक्शन तो फेस पे होगा ना। राइट। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है एस के मेहता जी की बुक में, एज वन गेट अट्रैक्टेड टू द अदर पर्सन ड्यू टू फेस कट्स एंड फीचर्स, जो आपके चेहरे के फीचर्स होंगे उसी के लिए दूसरा आदमी अट्रैक्ट होता है, इसलिए लव अफेयर इस हाउस से देखा जाएगा, सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। नाउ सेकंड हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ फेस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे का हाउस होता है, ये तो सबने बता दिया था कि फेस, आपका चेहरा यहां से देखा जाएगा। तो जो लोग सिर्फ अपने चेहरे के दम पे रोटी खाते हैं, जो सिर्फ अपना चेहरा दिखा के रोटी दिखाते हैं, वो सब लोग सेकंड हाउस वाले प्रोफेशंस में होंगे। एक्टर। एम आई राइट? एक Right, एक्टर का sir. काम क्या है? स्क्रीन पे बस चेहरा दिखाना। एक टिकटॉकर का काम क्या है? बस लिपसिंग करना गाने के ऊपर। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, एक्टर्स, Comedians. कॉमेडियंस, बस चेहरे की कीमत खा रहे हैं अपनी। माउन की लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है ना, इसके लेफ्ट आई में है ना प्रॉब्लम। तो सेकंड हाउस का प्रोफेशन हो गया एक्टर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स। लेकिन ये प्रोफेशन हो गए नॉन टेक्निकल साइड। अभी ऐसे प्रोफेशन में आदमी तब जाता है जब एजुकेशनली अच्छा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर इंटेलेक्चुअल साइड देखा जाए तो सेकंड हाउस के प्रोफेशन में अगर जातक जाएगा तो वो अकाउंटेंट बनेगा, फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ा आदमी बन सकता है। और
अब सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन बता देता हूं आपको सेकंड हाउस की, जो सबसे ज्यादा आपके काम आएगी, क्योंकि आज की डेट पे ये प्रोफेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड हाउस डील्स विद नंबर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशन है। अब आप खुद सोचिए कि सेकंड हाउस की कितनी सिग्निफिकेशंस आपको पता थी इससे पहले। जस्ट आधी पता थी, हाफ थी। आधी पता थी? आधी ही पता थी सर, इतनी तो नहीं पता थी। कंप्यूटर साइंस पता था? ना। अब देखिए डिफरेंस कैसे करना है कि एक्टर होगा कि कंप्यूटर साइंस वाला होगा, वही टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। आप फिफ्थ हाउस देखिए, एजुकेशन का घर अच्छा है तो टेक्निकल फील्ड में ही होगा। वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए बेसिकली आपको बता देता हूं। सो सेकंड हाउस आईटी, कंप्यूटर साइंस, एक्टर्स। अब आपको एक्टर्स की कुंडली दिखाता हूं। ओके, अमिताभ बच्चन की कुंडली देखते हैं। मतलब किसी का दूसरे घर का स्वामी अगर स्ट्रांग है तो जातक एक्टिंग में अच्छा होगा या उसकी आवाज अच्छी होगी, राइट? अमिताभ बच्चन जी का चार्ट, दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति। आई जस्ट होप सबको चार्ट दिख रहा है, मतलब किसी को कोई ऐसा तो नहीं इसको चार्ट नहीं दिख रहा है, चार्ट में जो दिखा हुआ पढ़ने नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे तो स्क्रीन दिख रहा है सर। सब क्लियर सब है, सब क्लियर। क्लियर है। तो सेकंड लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड, एम आई राइट? दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति उच्च का है। अच्छा, हम राशि को देख, राशि को D1 को देख रहे In हैं। Cancer, yes. एंड ऑल्सो लुकिंग एट द 10th हाउस ऑफ करियर, Yes. वेरी सक्सेसफुल एक्टर, राइट? यस। और चार्ट दिखाता हूँ, लेट मी शो यू मोर चार्ट। पर यहाँ हम एक, D1 देख रहे हैं ना। हाँ अभी D1 ही देख रहे हैं। नवमांश में भी आप देखिए, नवमांश में सेकंड हाउस में क्या है वो भी देख लो। वीनस। शुक्र है। अपनी राशि में स्वराशि, हाँ जी। हाँ, वेरी जुपिटर फर्स्ट। भी स्ट्रॉन्ग। एग्जल्टेड है। हाँ, जुपिटर ऑल्सो एक्सॉल्टेड इन फोर्थ In हाउस। Cancer, Vagottama. जुपिटर सेकंड लॉर्ड नवमांश कुंडली में एक्सॉल्टेड है, ये चीज देख लो बस। जुपिटर नवमांश कुंडली में भी एक्सॉल्टेड है सेकंड लॉर्ड। जी। तो करेक्ट कंफर्मेशन हो गई। करेक्ट सर। Yes, जी। ओके, अब आपको एक और चार्ट दिखाता हूं। और सबसे बड़ा राजयोग क्या है कुंडली के अंदर, कोई बता सकता है? मैंने संयोगता मैम को भी बताया था। मैम तो अभी मेरे को लगता है मैम ने अपना साउंड से कनेक्ट ही नहीं करा हुआ है। लगन लॉर्ड की अच्छी प्लेसमेंट। चार्ट में सबसे बड़ा राजयोग कोई बता सकता है मेरे को? 11th हाउस। नहीं बुधादित्य मतलब बहुत जैसे आपने सॉलिड है, राजयोग पढ़े होंगे, तो बुधादित्य कोई बहुत मुझे सॉलिड है। सबसे बड़ा राजयोग बता सकता है चार्ट का? अच्छा, रेखा जी की कुंडली तो आप सब किसी ने देखी नहीं। रेखा जी की कुंडली देख लो एक्टर के लिए, ये तो मेरे अभी ध्यान में आया। दूसरे घर का स्वामी, सेकंड लॉर्ड, इन 11th हाउस। इन 11th हाउस सब बिलियनर्स के चार्ट में है सर ये। एक्सॉल्टेड, एक्सॉल्टेड, यस उच्च का है। जी। चेहरे की कीमत खा रहे हैं और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। एक्टर बन गए सक्सेसफुल। ये रेखा जी का चार्ट तो मैंने आज ही ऐड करा ये तो मेरे एकदम से दिमाग में आ गया। सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड, नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में क्या है? नवमांश भी कंफर्म कर लो। मून है। मून इज एक्सॉल्टेड। मून एक्सॉल्टेड इज मून। एक्सॉल्टेड। वो ना सर। लगन कुंडली देख लो या नवमांश देख लो, दूसरे घर में कोई उच्च का प्लैनेट के साथ लिंक बनेगा ही। हाँ जी। फेमस एक्टर, कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। या हमने 10th हाउस को नहीं देखा ना किसी भी चीज के लिए। नहीं, 10th को देखा, हमने सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस को देखा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है। अब आपको मैं टेक्निक करियर की बता देता हूं।
पर आगे फिर डिटेल में क्या पढ़ेंगे हम, अगर अभी बता दी। देखिए करियर, अब इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग क्या है। चलो उसका आंसर दे देता हूँ। कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग ये है, अगर किसी का लग्नेश 9th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाए, लेकिन वो किसी की कुंडली में नहीं बनने वाला, टेंशन मत लो। वो सिर्फ कुंभ लगन की कुंडली में बनेगा। एम आई राइट? अगर लग्नेश, इफ लगन लॉर्ड गेट्स एक्सॉल्टेड इन द 9th हाउस, इट्स द बिगेस्ट राजयोग। ये राजयोग ऐसा है दैट पर्सन इज बॉर्न टू अ किंग, जातक का जन्म ही राज परिवार में हुआ है। चार्ट दिखा देता हूं आपको। ये टेक्निक वैसे मैंने करानी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अब जब बात लगी है तो पढ़ाई देते हैं। ये पुरानी स्लाइड है। चंद्रकला नाड़ी की टेक्निक है देव केरलम। चंद्रकला नाड़ी का श्लोक है श्लोक नंबर 210। ओके 210 या आई गेस 2342। If ascendant lord is in the deep exaltation in the 9th house, person is rich from the birth। मतलब कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैदाइशी राजा इन शॉर्ट। सात्विक, ये वाली पीडीएफ आप भेजेंगे ना पढ़ने के लिए? ये पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन इसमें बाकी भी टेक्निक्स है ना। चलो ये वाला, ये इसमें कुछ बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, ये भी आपको पढ़ा देंगे। चलिए धन्यवाद। ये भी पढ़ा देंगे। वैसे ये मैंने रखा लगता है, चलो कोई नहीं। जेपी मॉर्गन जी का चार्ट। जेपी मॉर्गन पता है सबको, जो जेपी मॉर्गन फाइनेंसिंग फर्म है, जो भी इनकी फर्म बहुत है। बड़ा ये Yes, sir. बिजनेस Investment टाइकून है, banking है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ये बहुत बड़े हैं वर्ल्ड लेवल पे। फाउंडेड जेपी मॉर्गन, और इनका बर्थ भी रिच फैमिली में हुआ था। हाँ मतलब इतने रिच नहीं होंगे जितने ये बन गए होंगे बाद में, पर देवर रिच, इनफ रिच कि इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक चीज और भी है सात्विक, इनके चार्ट में सैटर्न केतु है, करोड़पति वैसे भी बनाता है या बिल्कुल फकीर बनाता है, तो ये अच्छा बाई ग्रेट बर्थ टेक्निक सर करोड़पति। क्षितिश। ओके ओके। सो रिचेस्ट मैन इन द अमेरिकन हिस्ट्री, लग्नेश शनि 9th हाउस में एक्सॉल्टेड। अब आप बोलोगे हमें जेपी मॉर्गन का चार्ट। देखिए जेपी मॉर्गन जी का चार्ट इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि ये ज्योतिष में विश्वास रखते थे, और इनके दादाजी के डायरी से जो बर्थ टाइम मिला था, वही बर्थ टाइम इन्होंने लोगों को भी बताया था, तो कंफर्मेशन मिल गई थी, क्योंकि ये काफी एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते थे। अब कोई ऐसा तो होगा नहीं जो 10 एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करेगा और अपना टाइम ही गलत देगा 10 के 10 लोगों को। क्योंकि हम चार्ट यहाँ पे सर वही ले रहे 4 हैं जो प्लैनेट बिल्कुल एग्जल्टेड एक्यूरेट। है इसके अंदर। कौन सा प्लेनेट? सर इस कुंडली में भी 4 प्लैनेट्स एग्जल्टेड है। हाँ सन, 4 प्लेनेट। वीनस, सैटर्न, जुपिटर भी है। जुपिटर, ऑल एग्जल्टेड। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ये योग बताया ना कि कुंभ लगन के केस में 9th हाउस में शनि एक्सॉल्टेड हो जाए, ये कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अब आपको एक, आप बोलोगे जेपी मॉर्गन नहीं देखना, हमें कोई देसी चार्ट दिखाओ जो जिससे हम रिलेट कर पाए। ओके तो ये कुंडली देख लो। कुंभ लगन 9th हाउस में शनि एक्सॉल्टेड। एम आई राइट? यस। इस आदमी का दिन सात्विक का खर्चा है 5 लाख रुपए। सात्विक भैया, हेलो। हेलो। हाँ जी। सात्विक जी, हाँ जी ऐसा बोलिए। भी हो सकता है कि जातक स्वयं धनी ना हो कि उसके पिता हो। हाँ पिता का ये सब कुछ बना बनाया, वो आपको बोलता रहा हूं मैं, कुछ कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है इन लोगों को, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब पिता का है। अच्छा अच्छा, ये मेरी वाइफ के है ऐसा ही। अच्छा उनके, फादर रिच है काफी? हाँ जी, फादर हाँ रिच है? उनके पिता, हाँ वो, मैं दिल्ली के नजदीक मेरी शादी हुई है, काफी जमीन है, तो वो करोड़ों में है उनके पास। अच्छा। तो हाँ, लेकिन हम ये तो नहीं मेरे पास फीमेल्स है के लिए, ये हाँ तो। देखिए फीमेल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। फीमेल के लिए सबसे बड़ा इशू ऐसा है, फीमेल के लिए 2 फैमिलीज हैं, हाँ जी, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज। ओके वो चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो ठीक है इनके सर। केस में तो नवम घर में उच्च का है, तो पिता पैदाइशी धनी है। ये जो चार्ट देख रहे हो, इस पर्सन के भी पिता पैदाइशी, मतलब इनके फादर ने अफ्रीकन कंट्री में बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार खड़ा करा, एंड वो ये दिन का 4-5 लाख रुपए खर्चा है, 50,000 की विस्की पियेंगे, 20-25 हजार का परफ्यूम लगाएंगे, एक फोन कॉल से कुछ भी करा सकते हैं, मतलब सब पैसे के ऊपर है।
कुछ भी नहीं है इनके लिए पैसे से। बताओ मैं क्या बोलूं, अब लाइफ में रियलिटी ये है इनकी, हर एक चीज पैसे से। किसका चार्ट है सर ये? नाम नहीं बता सकता आपको ना, बिजनेसमैन है काफी बड़े। ओके। अफ्रीका में इनका बिजनेस है काफी बड़ा, दिल्ली में इनके घर है, दिल्ली में भी घर है, और इनके फादर का सब खड़ा किया हुआ एम्पायर है, हर एक चीज। आप अभी बोले फीमेल को लेकर नहीं देखने का है, तो फिर उनके लिए क्या कंसिडर करेंगे? नहीं, फीमेल के लिए भी देखना है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, फीमेल के केस में या तो इन लॉज के लिए वो अप्लाई हो सकता है, या जिस फैमिली में बर्थ हुआ उसके लिए अप्लाई हो सकता है। ओके। दशम घर देखना है इन लॉज के लिए, हस्बैंड या वाइफ की फैमिली के लिए। हस्बैंड या वाइफ की फैमिली के लिए 10th हाउस देखना है। 10th हाउस, क्योंकि वो 4th हाउस फैमिली का होता है ना, तो 7th हाउस से 4th 10th बन गया। बाकी ससुराल अष्टम, में- हाँ जी। अष्टम घर, हाँ 8th हाउस भी देख सकते हो, 8th हाउस भी देख सकते हो। सो ये चार्ट ठीक लगा आप सबको? अब ऐसी ही रियलिटी है, क्या करे जो जिसका पैदाइशी, क्योंकि मैं तो यही, अब आपको एक राजयोग, एक सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग दिखा देता हूँ आज कुंडली का। अब आगे से डिस्कशन राजयोग साइड चल पड़ी है, क्योंकि मैंने टॉपिक मैरिज का प्रिपेयर करा था, लेकिन अब आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा राजयोग उसकी कुंडली में जिसका सूर्य स्ट्रांग है। ओके, सूर्य पिता का कारक है। आज की डेट में जिसके पिता स्ट्रांग, उसको पैदाइशी राजयोग है, उसको कुछ करने बढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसका सूर्य खराब, वो बेचारा जिंदगी भर करता रहेगा, यहाँ से वहां धक्के खाता रहेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रे की अगली लाइफ में सूर्य सबको बहुत अच्छा मिले, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। और एक राजयोग सूर्य बुध शुक्र, एक ऐसा राजयोग है, सूर्य बुध शुक्र अगर किसी कुंडली में एक साथ हो, तो ऐसे जातक के पिता का फाइनेंशियल स्टेटस काफी हाई रहता है, या ऐसे जातक के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। इस कुंडली में सूर्य शुक्र और केतु है। मुकेश अंबानी जी की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र है। अभी पीछे से 2022 में दुबई के क्राउन प्रिंस के 2 ट्विन बच्चे हुए थे। जिस टाइम पे बच्चे हुए थे, सूर्य बुध शुक्र का सात्विक जी, राजयोग। आपका वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है, वॉइस बहुत कम आ रहा है, लो आ रहा है। आवाज आ रही है अब क्रैक? अच्छा अच्छा, वो आपने मुझे बता दिया। प्लीज आप मुझे बता दीजिए अगर बीच में ना वॉइस क्रैक हो, तो आप मुझे बता दीजिए। अब क्रैक क्लियर नहीं है हो आवाज? रहा है, माइक्रोफोन ब्लॉक हो रहा है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। ये सभी तो हैं आप। हाँ, आवाज क्लियर है ना, कोई दिक्कत ज्यादा तो नहीं आ रही है ऐसी? अभी ठीक है, पहले बहुत दब गई थी आवाज आपकी। ओके ओके, सो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ऐसा नहीं हो रिकॉर्डिंग ही ना हो रही हो, नहीं हो रही, हो रही है। तो सूर्य बुध शुक्र जिसका एक साथ, तो उसके पिता पैदाइशी धनी होंगे, मतलब उसके फादर विल बी वेरी रिच एंड पर्सन इज बॉर्न रिच। एक तो ये राजयोग है। दूसरा, लग्नेश अगर नवम घर में स्ट्रांग हो, या नवम घर का स्वामी स्ट्रांग हो, तो ऐसा जातक भी अमीर घर में पैदा होता है। क्योंकि देखिए, अपनी मेहनत से अमीर बनना हो तो तुक्के की बात है, कोई बन गया, पर जो बना बनाया मिल जाए, मैं तो उसी को इम्पोर्टेंस देता हूँ। बाकी आप लोगों का ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, आप बता सकते हो। 9th लॉर्ड का क्या बताया आपने? 9th लॉर्ड इफ इट इज एक्सॉल्टेड या काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो अब क्या मैं होता आपको है? एक बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग के ऊपर ले चलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजयोग। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके हिसाब से कुंडली का सबसे पावरफुल राजयोग कौन सा है? आंसर इज परिवर्तन योग। अगर किसी कुंडली में परिवर्तन योग आ जाता है, तो 10th हाउस ऑफ करियर मत देखना, कुछ और चीज मत देखना, सिर्फ ये देखना कि कौन से घर परिवर्तन में आ रहे हैं। जो घर परिवर्तन में आ गए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग हो जाएंगे, उनका रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएगा। सबको समझ आ गया? एक बार और समझाइए प्लीज। परिवर्तन योग क्या होता है? सबसे पहले परिवर्तन योग का समझ लेते हैं। ओके, सपोज किसी का बृहस्पति शुक्र की राशि में है, टॉरस में, और शुक्र बृहस्पति की राशि में है, पाइसेस में। लिख लेना आप, वीनस इन पाइसेस, जुपिटर इन टॉरस। सो दिस इज अ परिवर्तन योग। आई गेस धैर्य इज आल्सो हियर, धैर्य शाह, राइट?
मेरी भी कुंडली में भी है सर। ओके अच्छा भूपेंद्र जी आपकी चार्ट में भी है? यस सर। तो आप तो गवर्नमेंट में अच्छी खासी पोजीशन में हो, रिटायर आपकी आवाज कट रही है। सो अच्छा there is here right? Yeah. So there I guess in your chart also there is a परिवर्तन योग between 7th and 9th house. हाँ 7th 9th मंगल और शनि का है। So Dhairya ji actually Dhairya's father is also very well to do in life and they are having a very successful business also. So I guess Dhairya समझ आ गया होगा आपको रिजल्ट राइट? हाँ अब देखिए परिवर्तन आपको समझ आ गया? यस परिवर्तन जिन दो घरों में बन जाएगा वो दो घर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रांग। ओके अब हमें 10th हाउस 10th लॉर्ड कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है परिवर्तन वाले घर कौन से हैं। अब आपको आई विल शो यू द चार्ट ऑफ काइली जेनर। आई गेस आपको पता होगा काइली जेनर। एक सेकेंड, ये काइली जेनर का बर्थ चार्ट है। बृहस्पति जुपिटर इज इन दी सैटर्न्स राशि मकर and Saturn is in the Jupiter's राशि Pisces। समझ गए सब? यस मींस इस कुंडली में कौन से दो घर परिवर्तन में आ गए? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ। मतलब ये जातक कौन से प्रोफेशन में कामयाब होगा? इधर प्रोफेशन कनेक्टेड विद सेकंड और फोर्थ। सेकंड हाउस का सबसे एक अच्छा प्रोफेशन इस कुंडली में बुध शुक्र का योग भी है, तो एक्टिंग, मॉडलिंग, राइट? तो ये आई गेस वन ऑफ दी मॉडल है जो यंगेस्ट एज में बिलियनियर बन गए। बिलियनियर मतलब 8000 करोड़। अगर आपकी नेटवर्थ 8000 करोड़ होती है तो यू गेट अ बिलियनियर स्टेटस। तो इनकी वैल्यूएशन 8000 करोड़ हुई थी व्हेन शी वाज 21 इयर्स ओल्ड। तो परिवर्तन योग को हम D1 चार्ट में ही देखेंगे बस, राइट? हर डिविजनल चार्ट में देखेंगे, नवमाश में भी है यहाँ पे तो। अच्छा हर चार्ट, लेकिन D1 में ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो घर परिवर्तन में आ गया उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स अगर जातक पढ़ेगा तो सक्सेसफुल होगा। 6th हाउस अगर परिवर्तन में है तो जातक अगर मेडिकल या लॉ पढ़ेगा तो सक्सेसफुल होगा। यस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था सात्विक जी कि अगर वो त्रिक भाव में बन गया परिवर्तन तो फिर उसको कैसे देखेंगे? तब 12वां घर परिवर्तन में आ गया तो 99% फॉरेन सेटलमेंट, 99% जातक को फॉरेन सिटीजनशिप मिलेगी। आई गेस मधुलिका मैम इज हियर राइट? हेलो, मेरे नवमाश में है। Yes, जी, I'm here. so I guess ma'am your chart is having 12th house परिवर्तन if I am Yes, not sir. wrong, Correct. 12th house Jupiter and Parivartan with Venus 7th house. and you are living in Australia, जी. okay. 12th house परिवर्तन gives foreign settlement, foreign Sir. career। 9th house परिवर्तन give foreign career, foreign settlement। 6th का परिवर्तन 12th के साथ हो, 12th वो का भी 6th अच्छा है, मेडिकल या लॉ के लिए काफी अच्छा है। ओके। या जातक एक टाइम पे बाहर भी सेटल हो सकता है, नो डाउट। तो उनके खराब एट्रीब्यूट्स को यहाँ ऐड नहीं करेंगे हम? नो खराब परिवर्तन बस एक ही है, लिख लेना इसको प्लीज, राइट इट डाउन। यस ओनली परिवर्तन योग विच इज बैड इज सूर्य शनि। किसी भी भाव में बन रहा हो सूर्य और शनि का परिवर्तन वो अच्छा नहीं है। खराब है, इकलौता खराब परिवर्तन योग सूर्य शनि है। ओनली बैड परिवर्तन योग इज सूर्य सैटर्न। व्हाई सो सर? अब ये मेहता जी की टेक्निक है, लॉजिक वो देते नहीं, सबसे बड़ी बीमारी यही है। उनकी प्रॉब्लम ये है, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स दे दी जो कभी फेल नहीं होगी, कभी भी, पर उन्होंने लॉजिक नहीं दिया। तो मैंने तो बहुत कोशिश की लॉजिक ढूंढने की, पर नहीं मिलते। सूर्य शनि का एक लॉजिक तो ये है कि इन दो प्लैनेट्स के बीच में कभी बनती ही नहीं है। हाँ जी।
सबके बीच में बन जाएगी, मंगल शनि के बीच में भी बन जाएगी, हनुमान जी और शनि के बीच में बन जाएगी, लेकिन सूर्य शनि के बीच में कभी नहीं बनती। सात्विक, यस सर प्लीज। हेलो। हाँ मुझे भी एक चीज कहना था, 6 नंबर के चार्ट में स्पेशली 12th हाउस का लॉर्ड होता है सन, ओके और 6th हाउस का लॉर्ड होता है सैटर्न, सैटर्न। और इन दोनों का एक्सचेंज विमल राजयोग बनाता है। छठे का लॉर्ड 12वें में, 12वें का छठे में। हाँ ये हाँ, एक मिराकल है ये यहाँ पे। अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये विपरीत भी बन जाएगा ना। मैंने यही कहा कि यहाँ पे ये काम शायद ना करे, ना करे। राइट राइट राइट। सर आपका नाम क्या है, किसने आंसर करा? रोशन। ओके रोशन जी, ओके ओके। तो बिल्कुल सही। देखिए अगर 6, 8, 12 में सूर्य शनि का बन रहा हो तो मे बी नेगेटिव रिजल्ट ना आए, क्योंकि ये विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा धैर्य अदरवाइज धैर्य धैर्य की केस में भी 9th हाउस परिवर्तन में है, ही इज इन कनाडा, राइट? ओके। Yeah, my D9 में भी 12वें का परिवर्तन है, so yeah. ओके, इन योर D9 आल्सो 12th हाउस इज इन द परिवर्तन। Yeah, आई गेस 11 and 12. कंसल्टेशन के टाइम पे मैंने देखा होगा, आई डोंट रिमेम्बर। ओके ओके। सो बाकी सबसे सर स्ट्रॉन्ग ये जो सन सैटर्न का परिवर्तन काम नहीं करेगा या बैड होगा, तो बैड सिर्फ इतना ही होगा कि परिवर्तन वाला राजयोग नहीं देगा, या और समथिंग एल्स बैड होगा? मतलब ये कि मैंने तो देखा है कि सूर्य शनि वाला परिवर्तन जो राजयोग भी दे देता है, पर एट द एंड वो कुछ खराब कर देता है, डाउनफॉल दे देगा, बीमारी लगा देगा। और रिलेशनशिप में खराबी दे देगा, इज इट सो? हाँ, रिलेशनशिप में भी खराबी दे देता है। संयोगिता मैम को आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मैम ने आई गेस ऑडियो से कनेक्ट ही नहीं करा हुआ है। अगर कोई ऑडियो से कनेक्ट मैंने अगर कोई आपको कनेक्ट ना लास्ट करे टाइम तो आवाज आएगी। मैंने ना आपको लास्ट टाइम भी कुछ मेल किया था। ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन था ना, सन सैटर्न का परिवर्तन, ये 79 में बना है बहुत लोगों का, जो मार्च बहुत। फरवरी बॉर्न होंगे। हाँ सैटर्न वाज इन आई सपोज लियो, एंड सन जब ये अप्रैल मार्च में आया होगा एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न में, ओके। तो फिर सबकी पोजीशन ऐसी तो नहीं थी, मतलब ना तो बैड निकली ऐसी कोई खास, नॉर्मल हाँ लाइफ है सबकी, नॉर्मल, पर राजयोग भी वही। नहीं था। हाँ राइट, तो वो चीज तभी मैं बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल में काफी लंबे टाइम के लिए बना था आई गेस उस टाइम पे, हाँ ये वाले टाइम पे काफी लंबा बना ना, तो क्योंकि और या फिर अब बनेगा। सूर्य शनि की राशि में 1 महीना रहा होगा, तो 1 महीना तो सबका योग। दो बन गए ना, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के, और सेम हाँ जैसे 2 अब महीने। बन रहा है, वही लास्ट टाइम जब कैप्रिकॉन में था और अब एक्वेरियस में है सेकंड, अब बन रहा है। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम थी, 79 वाले मैक्सिमम चार्ट्स में सन के वो सॉरी सैटर्न के साथ राहु भी हुआ करता था, इसलिए हाँ वहां एक करेक्ट, दिक्कत थी। सैटर्न राहु, और इन प्रिसाइजली जब ये सन साथ में था, तब मतलब सन और सैटर्न का जब परिवर्तन हुआ है, तब सैटर्न रेट्रो भी था और ओके राहु सैटर्न, स्टेशनरी भी हुआ था। समझ गया। वैसा दो मेरी ऑब्जर्वेशन में आपके उसके बाद मेरे को यही नहीं समझ में आया था कि राजयोग अप्लाई नहीं हो रहा या कोई मेजर बैड भी नहीं दिख रहा मुझे, मतलब दोनों ही हाँ चीजें नहीं हो रही थी। राइट। नहीं मैं उस पे डिस्कशन करूंगा अभी, 1 मिनट मुझे दीजिए। तो सब बाकी सर मैंने सारे ये भी मेंबर्स सुना है जो कई नए बार मेंबर्स कि आए हैं, आशीष जी, कृति जी, हाँ जी हाँ जी, एवरीवन इज, मैंने कई बार, सबको समझ आ रहा है? संजीव जी? हाँ जी समझ आ रहा है। एक्चुअली ये ओके पूछना था कि ओके। जो कई बार 5 और 7 का जो एक्सचेंज होता है, उसको कई बार मैंने उसका नेगेटिव भी सुना है काफी, तो वो भी अच्छा एक्सचेंज होता है कि वो मतलब कैसा है, या हाँ ज्यादा 5 और बेटर नहीं 7 माना वाला जाता? मैरिज खराब कर देता है कई बार। केएन राव जी की टेक्निक है ये, अच्छा, राव साहब की टेक्निक है, दिस कॉम्बिनेशन कैन डिस्टर्ब मैरिज। लेकिन हमें पता है, अब हम D9 देखेंगे, 7th हाउस देखेंगे, वहां पे अगर खराब योग होगा तब हम मैरिज के लिए नेगेटिव बोलेंगे। ओके 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 ओके। बाकी 7th हाउस परिवर्तन में शादी के बाद ही रिजल्ट भाग्योदय होता है। ओके ओके डायरेक्ट, क्योंकि देखिए हर आदमी की लाइफ में कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। कुछ लोगों के केस में बाय बर्थ, लाइक इफ बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, इन फ्यू केसेस शादी के बाद, लाइक कुछ केसेस में या तो स्पाउस बहुत अमीर बैकग्राउंड से होते हैं, या मतलब स्पाउस की सपोर्ट के बाद जातक अमीर बन जाता है। सो हर एक चार्ट में कुछ इस तरह की चीजें होती है। बाकी 8वां घर अगर किसी का परिवर्तन में है तो सडन मनी मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन आ सकता है, इंश्योरेंस का कोई क्लेम
आपके फेवर में मिल सकता है आपको, या इवन इनहेरिटेंस आल्सो कैन बी वेरी बिग। और ऐसे भी मेरे पास काफी चार्ट हैं 8th हाउस परिवर्तन वाले, दे आर आल्सो वेरी वेरी मींस बैठे बैठाए क्योंकि पैसे वाला कॉम्बिनेशन है। बाकी सर 6-8 का जो आपने बोला था थोड़ी देर पहले, उसमें बोला था कि क्रोनिक डिजीज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं उसमें। 6-8 वाला कॉम्बिनेशन खराब है, याद रखना। हाँ 6-8 में अगर परिवर्तन बन गया तो बाकी तो सब ठीक, लेकिन बीमारी ना दे दे। हाँ वो हो सकता है जातक खुद डॉक्टर हो, वो फिर ठीक है अगर जातक खुद डॉक्टर है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह या कोई भी योग कर्म बताता है। 6-8 का जो परिवर्तन है वो कर्म बता रहा है बीमारी से कनेक्टेड। अब या तो जातक खुद डॉक्टर होगा या उसको खुद को बीमारी लग जाएगी। समझ गए? एक चार्ट देखा था मैंने, ओके। 2nd और 11th का परिवर्तन मून वीनस, लेकिन बेस्ट इज नॉट रिच। ओके, बट इट इज दी बेस्ट धन योग, और हो सके तो इस जातक को बोलना 2nd हाउस 11th हाउस के प्रोफेशन में जाए, इधर रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल वर्ल्ड और कंप्यूटर साइंस आईटी वर्ल्ड, अगर टेक्निकल साइड में है तो। टैक्स में सीनियर मैनेजर है, बट हिंदी कौन नॉट लाइक एक्सट्रीम in which company is manager? Deloitte. Okay, so which field like he's connected to, like Tax. mainly? Okay. Taxation, money. Yeah, 2nd house finance, tax, IT, ये सब 2nd house का signification है। And yeah, one more thing, when this yoga will get falit, good question, when the dasha of these planets will come, जब इन planets की दशा आएगी तब actual में activation होगी। सात्विक, हेलो मुझे भी कुछ कहना है। या प्लीज 11th हाउस का लॉर्ड यदि 2nd हाउस में बैठा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्गो लग्न में होता है, और वर्गो के लिए कम से कम मून बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, तो बहुत फाइट करेगा। बेशक वो 2nd और 11th का एक्सचेंज है, बहुत फाइट करेगा। ना तो वीनस साथ दे रहा है, ना तो मून साथ दे रहा है वर्गो। तो यहाँ पे सिर्फ कहने को हो सकता है कि 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, लेकिन असेंडेंट चूंकि उसका फिक्स है, वर्गो ही होगा, दूसरा होगा ही। हाँ वर्गो है। तो ये पर्टिकुलर चीज है। ओके, इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे। वैसे आज मैंने परिवर्तन योग भी नहीं सोचा था, लेकिन ये क्योंकि एक्चुअली बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक नहीं आगे प्रोसीड कर पाएंगे हम। ओके, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। 2nd हाउस का आपने आईटी पढ़ा, राइट? यस सर। बिल गेट्स का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आने का एक सेकेंड। हेलो, वैसे इनके केस में राइट जो लगन है, काफी लोग सही लगन को जेमिनाई लेते हैं, क्योंकि इनकी जो बर्थ टाइमिंग इन्होंने दिया उसके हिसाब से जेमिनाई इज द राइट लगन। मैनी पीपल टेक जेमिनाई, आई टेक कैंसर ऑल्सो, पर ये काफी बड़ा डाउट है। पर आप चाहे कैंसर लगन ले लो चाहे जेमिनाई लगन ले लो, 2nd हाउस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई लगन में 2nd लॉर्ड इज सिटिंग इन द 10th हाउस। इन दी कैंसर लगना 2nd लॉर्ड सूर्य इज डेबिलिटेटेड बट विद नीच भंग राजयोग। सूर्य का नीच भंग राजयोग काफी स्ट्रांगली बन रहा है। शुक्र के साथ भी युति में है, शनि के साथ भी युति में है। ओके, ये एक चार्ट था। नाउ लेट अस गो अहेड, हम आगे चलते हैं। सो अभी तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी तक आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। संयोगिता मैम ने तो मुझे लगता है ऑडियो से कनेक्ट इन कराया, उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही पता नहीं। मैम प्लीज चेक कर लेना। सात्विक जी, आपने शुरू में बोला था मैरिज के लिए कि या तो नो मैरिज होती है या लेट होती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ राइट। नो मैरिज के लिए हम कैसे देखेंगे फिर कि शादी है ही नहीं? यही तो दुविधा है, दिक्कत ही सारी है। और आजकल सात्विक, there is a live-in tradition. So how do we conclude whether the person is married or in live-in? हाँ वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपको मैं ये बोलता हूँ, अब क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ कैसे देखनी है? 7वें घर से, खासकर नवमांश के। अगर 7th हाउस काफी ज्यादा खराब है,
अगर वहां पे काफी मेलेफिक प्लैनेट्स का योग बना हुआ है तो या तो लेट मैरिज होगी या डाइवोर्स हो जाएगा या स्पाउस लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर 7th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है, 7वें घर का स्वामी स्ट्रांग है, अपनी राशि में है, उच्च का है, तो शादी जल्दी होगी। एसके मेहता जी की बुक खोलता हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। पेज नंबर एक सेकेंड 168। नॉट 168, सॉरी 160। अगर आप एसके मेहता जी की न्यू डायमेंशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी बुक खोलोगे, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है, तो पेज नंबर 160 में ये टेक्निक मेंशन्ड है। सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है सबको? प्लीज बोलते रहिए अगर। यस सर। तो मैं अब रीड करके बताऊं? प्लीज। A strong 7th house gives an early marriage, a settled and happy married life. समझ गए सब लोग? A strong 7th house gives an early marriage, a settled and happy married life. An afflicted 7th house, या a weak 7th house, an afflicted 7th house gives troubles like late marriage. पहली प्रॉब्लम लेट मैरिज, दूसरी प्रॉब्लम ब्रेकेज ऑफ एंगेजमेंट, शादी का टूट जाना या सगाई का कैंसिल हो जाना। क्वेरल्स विद द स्पाउस आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद वाइफ के साथ लड़ाई होना। सेपरेशन और डाइवोर्स, फोर्थ पॉसिबिलिटी। और अर्ली डेथ ऑफ लाइफ पार्टनर, लास्ट पॉसिबिलिटी कि लाइफ पार्टनर की बहुत अर्ली डेथ हो गई, वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। अब हम लोग सोचते थे 7वां घर खराब तो प्रेडिक्शन दे दो डाइवोर्स। सब लोगों ने ये पक्का रूल बना लिया था कि 7th हाउस अगर खराब हो तो डाइवोर्स ही बोलना है हमें। एम आई राइट? अब हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है अच्छे से। लेकिन अब से आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप किस तरह से उनसे बात करोगे? आपको समझ आ गया? आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज उनको क्लियर कर दोगे? आपको पता लग गया? अब बीमारी का केस कब रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल मेलेफिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टर्बिंग द मैरिड लाइफ। नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट मतलब मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये प्लैनेट्स मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। एंड बाय द वे, इस टाइम पे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सिर्फ इंग्लिश ही समझ आती है, तो फिर बहुत इशू हो जाएगा। क्योंकि ऑल्दो बुक्स वगैरह सब इंग्लिश में है, स्लाइड्स इंग्लिश में, लेकिन मुझे कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे हिंदी वाले हैं। इज देयर एनीवन? आई गेस सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं। यस सर, यस सर। जी सर, सब लोग कंफर्टेबल है सब लोग मिली जुली भाषा में। हाँ यस सर। एक सेकंड देख लीजिए कौन कौन पास। ओके, तो 7वें घर में अगर पाप ग्रह यानी मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे होंगे तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। हमने रेखा जी की कुंडली में देख लिया, मंगल राहु फर्स्ट हाउस में 7वें घर को दृष्टि दे रहे हैं, 7वें घर में केतु बैठा हुआ है। मेनका गांधी जी की कुंडली में देख लिया, 7वें घर में केतु, नवमांश कुंडली में। मायावती जी की कुंडली देखनी है किसी ने? यस। अच्छा, सेकेंडरी एस्पेक्ट भी हो 7th हाउस पर मैलेफिक्स का तो भी ट्रबल रहता है क्या? हाँ, एस्पेक्ट ऑल्सो, प्लेसमेंट ऑल्सो, दृष्टि भी आएगी और एस्पेक्ट भी, सब कुछ आएगा। जी। कंजंक्शन भी आएगी। अगर 7वें घर का स्वामी पाप ग्रहों के साथ ही कंजंक्शन में है तो कहां से मैरिज देगा? तो मैरिज ही नहीं देगा या खराब करेगा? कुछ भी हो सकता है। ये चीज आप क्लाइंट को पहले एडवांस में क्लियर कर देना। मैं भी यही करता हूँ अच्छा। क्योंकि आपके ऊपर ब्लेम ना आए ना बाद में कि मेरी तो शादी हो गई, फिर पता लगा शादी हो गई 5 साल के बाद वाइफ ही नहीं रही, बीमारी में निकल गई। जी। तो अपना काम है कि सारी पॉसिबिलिटीज क्लाइंट्स को बता देना। मायावती का चार्ट है, देख लीजिए सारे। नाम मायावती, ओके। और राइज भी बिल्कुल ऐसा कि
सब लोग हैरान हो गए कि मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम। कुछ लोगों को तो आज तक विश्वास होता नहीं है। तो मायावती जी की कुंडली में 7वें घर का स्वामी शनि मंगल और राहु के साथ है, मतलब 7th लॉर्ड इस कुंडली में 3 मेलेफिक्स के साथ एसोसिएटेड है, एक राहु, एक मंगल, तीसरा शनि खुद। और जो लोग केतु की दृष्टि लेते होंगे वो केतु भी देख लीजिए आप आमने सामने। और वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में। लेकिन अब इस कुंडली को भूल जाइए, मैं हाथ रख रहा हूं इसके ऊपर अपना, सपोज मैंने इस पे हाथ रख दिया है, सीधा नवमांश कुंडली देखिए। अगर मायावती आपके पास अपनी नवमांश कुंडली लेके आए और बोले कि मुझे मेरी मैरिज का बताओ, आप क्या बोलोगे? सिर्फ नवमांश, नीचे वाली कुंडली D9 प्लीज। शादी का तो पिटा हुआ है सर। नवमांश में मैरिज का घर 7वां, देखिए जरा सब लोग, शनि मंगल एक साथ, जी राहु की दृष्टि 11वें घर से। जी। तो आप चाहे राशि कुंडली देखो चाहे नवमांश कुंडली देखो, ये प्रिंसिपल बहुत क्लियर है कि इस जातक की शादी के आसार ही नहीं है, या हुई भी तो 5-10 दिन महीना टिकेगी ज्यादा से ज्यादा। इतनी ज्यादा एफ्लिक्शन, राहु की दृष्टि, सैटर्न मार्स। क्लियर हो गया सबको मैरिड लाइफ की क्वालिटी कैसे देखनी है? क्लाइंट आएगा और ये पूछेगा कैसी मैरिड लाइफ की क्वालिटी है, खराब वाले हमने देख लिया, मतलब जो शुभ ग्रह हैं बृहस्पति शुक्र बुध चंद्रमा, वो अच्छी मैरिड लाइफ देंगे, राइट? मरकुरी वीनस जुपिटर मून अच्छी मैरिड लाइफ देंगे, प्रोवाइडेड एफ्लिक्टेड ना हो। अब हमें ये देखना है कि किस चीज का पलड़ा भारी है। मेलेफिक प्लैनेट्स इस कुंडली में देखिए, पाप ग्रहों को यहाँ पे कौन हरा सकता है? सैटर्न मार्स राहु, हर जगह। तो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ का समझ आ गया सबको, हाउ टू सी दी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ। जी एक और केस है, एक और चार्ट है, प्लीज इस चार्ट को भी देखिए। इस केस में बताइए क्या होगा मैरिज का अल्टीमेटली। नवमांश कुंडली भी देख लेना सब, 7th हाउस के ऊपर फोकस रखिए। सो प्रेडिक्शन जल्दी, मुझे हो सके तो प्रेडिक्शन बताइए, क्योंकि 1 मिनट नहीं लगेगा। सेकंड मैरिज, कृति जी हम सेकंड मैरिज के लिए मैं आपको श्लोक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी तक सब लोग तुक्के में बोलते थे 9th हाउस सेकंड मैरिज, ये वाला 7th हाउस, ये पता नहीं कौन सा हाउस सेकंड मैरिज। मैं आपको श्लोक दे दूंगा चंद्रकला नाड़ी का, उसके ऊपर फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंद्रकला नाड़ी अगर कोई चीज बोल दे तो कंफर्म्ड है। वो स्लाइड्स है मेरे पास, टेक्निक पड़ी हुई है, वो मिल जाएगी आपको। हाँ प्लीज सर इसमें राहु की 4th 5th एस्पेक्ट और शनि की भी तीसरी एस्पेक्ट आ रही है सर। हाँ, शनि मंगल 7वें घर को देख रहे हैं मैरिज के। हाँ जी। और मैरिज में नवमांश दिक्कत आ जाएगी। और नवमांश कुंडली में पाप कर्तृक में है 7वां भाव। पाप कर्तरी योग, ये किसने पॉइंट बोला? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पाप कर्तरी योग को सब याद कर लो आज प्लीज। पाप कर्तरी योग सबसे इंपॉर्टेंट योग है और लोग सबसे ज्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं। पाप कर्तरी योग कैसे बनेगा? किसी घर के आगे वाले ग्रह, अगर मतलब कोई घर है पर्टिकुलर, उसके आगे वाले घर में पाप ग्रह बैठा है, पीछे वाले घर में पाप ग्रह बैठा है, तो पाप कर्तरी योग बन जाएगा। सर इसके अलावा अगर जो उसका मालिक है ना सर 7th हाउस का, अगर वो अच्छी जगह प्लेसमेंट, तो तब भी शादी बच सकती है, लेकिन वो भी खुद अपने से 12वें चला गया और 6th हाउस में चला गया, तो वह भी खराब हो गया काम। खराब होगा, पर शादी होगी इस केस में, क्योंकि जुपिटर D9 के लगन से 7वें घर को देख रहा है। शॉर्ट लिव मैरिज हो जाएगी पर टिकेगी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या हुआ। एक तो मैरिज लेट हुई, शी गॉट मैरिड अभी 2021 में, 1982 का बर्थ है, 2021 या 22 में पीछे से शादी हुई। अभी फिलहाल तो सब ठीक चल रहा है, पर मेरे को पता है शादी ज्यादा नहीं सरवाइव कर सकती, क्योंकि सैटर्न मार्स 7th हाउस को देख रहे हैं। नवमांश में आप खुद प्लेसमेंट देख लीजिए। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। डिले, लेट मैरिज समझ आ गई सबको? हेलो, यस सर, यस सर। अब कोई ये गलती तो नहीं करेगा कि कुंडली आई और 7th लॉर्ड की दशा देखना शुरू कर दिया? इसमें से जुपिटर की एस्पेक्ट 7th हाउस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है D9 हाँ, में। ये मतलब शादी हो गई,
इसका ये मतलब है कि चलो मैरिज हो जाएगी, पूरी तरह डिनाइल नहीं है इस केस में, जैसे मायावती के केस में था। क्योंकि जुपिटर देख रहा था इसलिए शादी हुई है, इवेंट हो गया, वो चाहे लेट हुआ पर हो गया। तो इसके लिए जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है सर, राइट? यस, सर जुपिटर मुझे का याद है कि मैंने involvement संजय दत्त जी सबसे का ज्यादा जरूरी है। D9 देखा है, उनके D9 में मार्स राहु है, मेरे को लगता है 7th हाउस में। राइट राइट। तो आई गेस सबको समझ आ गया होगा। जी। तो अब कोई ये गलती प्लीज मत करना कि अगर आप देख रहे हो सीधा अपनी कुंडली किसी की भी और वहां पे सीधा आप टाइमिंग में दशा देखने लग गए। पहले ये तो देख लो शादी जल्दी होगी, लगन में शनि मंगल राहु, 7वें घर में शनि मंगल राहु केतु, सैटर्न राहु मार्स केतु, ये सारे प्लेनेट बैठे हैं, तो शादी लेट होगी, 30 साल के बाद ही शादी होगी। 30 साल के पहले जितनी मर्जी बार दशा आ जाए शादी नहीं होगी, आती रह जाए। कर लेगा तो डाइवोर्स फिक्स्ड है 1-2 साल के अंदर, वो कोई डाउट। अच्छा, जैसे 1-2 साल के अंदर डिवोर्स फिक्स है, लेकिन सेकंड मैरिज के चांसेस भी उसमें आ जाते हैं क्या? हाँ, फिर सेकंड मैरिज के ऊपर मैं आपको श्लोक बताऊंगा, जी। क्योंकि सेकंड मैरिज के क्वेश्चन ही बहुत होते हैं अपने पास, क्योंकि आज की डेट में एक शादी तो बहुत कम रह गई अब। नाउअडेज तो वही सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है। अब तो मेरे पास मैं इतनी कंसल्टेशन कर रहा हूँ मैरिज में, खुद हैरान हूँ, लोग दूसरी शादी के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं पहली शादी कंपैरिजन। सात्विक, या हाय सर। मैं ये कह रहा हूँ इनके स्पाउस क्या करते हैं? इनके स्पाउस आप सोचिए, जो चार्ट आपने दे रखा है, इनके चार्ट में इनके स्पाउस का 10th हाउस में केतु पड़ा हुआ है और साथ केतु। में भृगु बिंदु है। हाँ, तो एक तो रिच फैमिली में मैरिज होने का कॉम्बिनेशन तो लेके आई है, लेकिन हाँ, स्पाउस का नेचर कैसा है मैं ये जानना चाह रहा था ना, क्योंकि राहु मून स्पाउस आई इनके गेस खुद के इनके 10th आईटी हाउस के में अंदर एम्प्लॉयड है, आईटी IT 99% में। मुझे लगता है आईटी है। और मुझे डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन तो तभी दिख रहे हैं जब 7 नंबर साइन में तीसरे से 7वें नौमांस के बीच में जुपिटर लेके बैठी है ये लेडी। हाँ, वो भी बात सही। और एक चीज, हाँ देखिए, राहु केतु को आईटी काम के लिए ले लेना, अगर किसी का राहु केतु का कनेक्शन शनि या 10th हाउस से बनता है तो ऐसा आदमी आईटी में सक्सेसफुल हो सकता है। और इनका दाराकार का वीनस जो है वो 0 डिग्री का है, तो स्पाउस केयरलेस होएगा, उसके चलते वो समय नहीं देगा। अल्टीमेटली ये जाएगी लेडी आगे बढ़ के कि मुझे रहना नहीं है तुम्हारे साथ। अब आपने रेट्रो वाला पॉइंट बताया तो मैं आपको राव साहब की स्लाइड्स पे ले चलता हूँ। अब क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ समझ आ गया सबको? कोई डाउट अभी तक? आई गेस डाउट होगा नहीं किसी को अब क्योंकि मैंने अपनी साइड से काफी ज्यादा क्लियर कर रखा है। ओके, एक सेकेंड, अभी हम किस बात पे डिस्कशन कर रहे थे मेरे दिमाग से नहीं आ केएल राव जी की Quality of slide marriage आपको life। समझ- रहा। हाँ, अब राव साहब की टेक्निक, हाँ वो ये बुक का नाम है, बुक भी भेजी हुई है, पेज नंबर लिख लें सारे, फिर पढ़ते रहना घर पे आराम से। लर्न सक्सेसफुल प्रेडिक्टिव टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लर्न सक्सेसफुल प्रेडिक्टिव टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पेज नंबर 93। ओके, पेज नंबर 93, लर्न सक्सेसफुल प्रेडिक्टिव टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई हैव सेंड यू दी बुक्स इन दी पीडीएफ, ये बुक वहां पे है। ये जो टेक्निक है राव साहब की, इसकी तारीफ केसी सक्सेना जी ने करी थी, और केसी सक्सेना जी ने अगर किसी चीज की तारीफ कर ली तो मतलब वो चीज छोटी मोटी नहीं हो सकती, क्योंकि केसी सक्सेना जी खुद वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे, भृगु एस्ट्रोलॉजर। लेकिन वही है, भृगु ज्योतिष के साथ एक कर्स है, जो भी भृगु ज्योतिष में डीप में जाता है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है एंड में। वीनस इन एस्ट्रोलॉजी इन्हीं का रिटर्न बुक था ना, कैसी सक्सेना। हाँ, एक ही बुक है इनका, वीनस इन एस्ट्रोलॉजी, वही बुक है। अब देखिए अर्ली मैरिज के क्या योग बताए हुए हैं। इफ लग्न और द 7th हाउस हैज ओनली बेनिफिक एस्पेक्ट, if there are no malefic in the 2nd and 8th house, if benefics are not retrograde, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई शुभ ग्रह वक्री नहीं है, वक्री नहीं है, रेट्रोग्रेड नहीं है, और शुक्र यानी सूर्य के साथ युति में नहीं है, तो जल्दी मैरिज होगी। या कंबशन नहीं है, मतलब युति में भी हो लेकिन कंबस्ट नहीं होना चाहिए, काफी क्लोज नहीं होना चाहिए। इसमें से मोटी मोटी अगर 3 कंडीशंस भी हैं तो अर्ली मैरिज हो जाएगी। राजीव गांधी जी की कुंडली में ये कंडीशन बनती है, उनकी काफी अर्ली मैरिज थी, काफी अर्ली मैरिज थी उनके केस में।
तो अगर आप राजीव गांधी का चार्ट देखो तो लगन में सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, और शुक्र कंबस्ट नहीं है क्योंकि डिग्री वाइज डिफरेंस काफी ज्यादा है, शुक्र कंबस्ट नहीं है, और ना ही शुक्र वक्री है, रेट्रोग्रेड है। तो लगन के अंदर शुभ ग्रह, सब लोगों को समझ आ रहा है? धैर्य एवरीवन? Yes. Hello. Yes, sir. So I hope everyone is understanding that there is no malefic influence and only benefic planet are associated with the Lagan and the 7th house, and no planet is retrograde and combust very early marriage. लेकिन ये सिर्फ D1 पे अप्लाई होता है क्या? D1 में अप्लाई होता है, राइट? क्योंकि इनका D9 में इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि इनके D9 में थोड़ा डाउट है, एक्चुअली बर्थ टाइम का थोड़ा डाउट है D9 के केस में, और इन मेरे हिसाब से इनके केस में कन्या D9 हो सकता है, कन्या कैन बी D9। बट इवन अगर सिंह भी होगा तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं। लेकिन आप लगन का योग देख रहे हैं सब लोग, D1 का योग सबको क्लियर है? Yes. अब वही वाला चार्ट जो पुराना चार्ट था वो देखिए, लेट मैरिज वाले कॉम्बिनेशन पढ़ा देता हूँ। राव साहब लेट मैरिज के लिए क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग मेलेफिक यानी मंगल, शनि, राहु, केतु पहले या 7वें घर के साथ अगर एसोसिएटेड हो, मतलब मंगल, शनि, राहु, केतु पहले 7वें घर में बैठे हो या दृष्टि दे रहे हो। 7वें घर का स्वामी अगर पाप ग्रहों के साथ हो, 7वें घर का स्वामी या शुक्र रेट्रोग्रेड हो यानी वक्री हो, ओके। और ऐसे केस में राव साहब बोलते हैं कि जुपिटर अकेला लड़ाई लड़ेगा मैरिज कराने के लिए, मतलब ऐसे केस में जुपिटर ही मैरिज करा सकता है, सिर्फ जुपिटर की दृष्टि ही मैरिज करा सकती है। सबको समझ आ गया कॉम्बिनेशन? मतलब अगर पाप ग्रह पहले या 7वें घर से एसोसिएटेड है, शुक्र के साथ एसोसिएटेड है, 7th लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो मैरिज लेट होगी। अगर वो ग्रह वक्री है, कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है, तो भी मैरिज लेट होगी। अब इसके साथ आप डबल चेक करने के लिए क्या कर सकते हो? अब आप डबल चेक करने के लिए मंगल दोष देख लेना। सबको मंगल दोष का पता होगा। अब मंगल दोष का सबको पता है? वेल फॉर फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, 7th, 8th और 12th में अगर मंगल हो। नहीं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 7th, 8th, 6 नहीं होता है जनाब। 7th, 8th और 12th। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कुजा दोषा, हाउसेस 1, 2, 4, 7, 8, 12। अब आप देख लेना कि मंगल दोष तो नहीं बन रहा है, मंगल दोष बन रहा होगा तो मतलब कंफर्म है शादी लेट, बड़ी लेट हो जाएगी। ये केस है बेस्ट एग्जांपल, जो इनका चार्ट खोला डॉक्टर एस, ये एक्चुअली पीएचडी की है इन्होंने, इसलिए इनके नाम के आगे मैंने डॉक्टर लगाया हुआ है, पीएचडी। सो मंगल शनि लगन में, राइट, शुक्र ग्रह वक्री रेट्रोग्रेड, राइट, इकलौता जुपिटर है जो 7th हाउस को देखता है D9 में, इसलिए मैरिज हो गई। मंगल दोष बना हुआ है, राइट, लगन में मंगल है, लेट मैरिज। मतलब इस चार्ट में आप 35-36 की उम्र से पहले, या मतलब लेके चलो कि वो 33, 34 उस एज से पहले जितनी बार भी टाइमिंग कर लो, जितनी बार भी 7th लॉर्ड या शुक्र की दशा लगा लो, जितनी बार भी गोचर देखना है लगा लो, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। बार बार ये जातक आके यही बोलेगा प्रेडिक्शन गलत हो गई, गलत हो गई। क्योंकि इस केस में वो लॉक लगा हुआ है कि इस एज, मतलब काफी लेट मैरिज का चार्ट है। सेम केस इज विद डॉक्टर, वो जो आपको बताया था कैंसर वाले, कैंसर स्पेशलिस्ट। एक सेकेंड, उनका मैं चार्ट दिखाता हूँ। एसी, हाँ, इनके केस में मेरे सारी प्रिडिक्शन सही गई वैसे, पर मैरिज की प्रिडिक्शन मेरी इस चार्ट में गलत चली गई, क्योंकि मैंने भी वही गलती करी, मैं भी दशा गोचर लगाता रहा और वो प्रिडिक्शन नहीं हुई सही, क्योंकि एक्चुअली इस चार्ट में मैरिज का है ही नहीं, बहुत मुश्किल योग बना हुआ है। आप देखिए 7th हाउस में मंगल राहु, नीच का मंगल, राइट, एम आई राइट? केतु लगन में, Yes, sir.
नवमांश कुंडली में 7वें घर में केतु, नवमांश कुंडली में 7th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि, और नवमांश कुंडली में शुक्र सूर्य मंगल के साथ एफ्लिक्टेड, कहां से शादी होगी? पर जुपिटर तो एस्पेक्ट कर रहा है ना 7th हाउस को हाँ, ना। बस ये जुपिटर का एस्पेक्ट है, इसलिए मैंने इनको लेटेस्ट जो टाइमिंग दी है मैरिज की, वो ये वाला विंडो दिया है 2025 के आसपास का। उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा आप लोगों को, 25 के आसपास का क्यों बोला है। तब तक इनकी एज हो जाएगी 45 या 46। तो आप बताइए उस एज पे क्या शादी करनी। पर चलिए, तो आई होप आपको मैरिज का ग्रुप समझ आ गया होगा। यस। ये टेक्निक प्लीज, ये 2 स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके, आप बुक में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज का ग्रुप देखने के लिए। समझ गए सब लोग? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे देखनी है। परिवर्तन राजयोग आ गया तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, वो तो हमें पता है। लेकिन उससे पहले एक सेकंड, मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर कुछ दिखा देता हूं। आप सबको पता होगा कि कौन से प्लैनेट कौन सी राशि में उच्च या नीच के होते हैं, आई गेस सबको पता होगा। सर बृहस्पति तो सबको पता है कि कौन से प्लैनेट कौन से हाउस में राशि में उच्च का नीच का होता है। यस सर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग होगा। ये एसके मेहता की बुक में है ना? हाँ, उनकी बुक में है और ये टोटली अलग है। अब प्लीज सब लोग अटेंशन देना। देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो एसके मेहता जी के अकॉर्डिंग सूर्य उसके त्रिकोण वाली राशि यानी धनु और सिंह राशि में भी उच्च का ही होगा। मतलब ये टेबल मैं भेज दूंगा सबको ग्रुप में। मतलब सूर्य मेष सिंह धनु का उच्च का है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो शनि मिथुन और कुंभ राशि में भी उच्च का होगा। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, तो मंगल कन्या और वृषभ राशि में भी उच्च का होगा। जुपिटर कैंसर में उच्च का होता है, तो जुपिटर स्कॉर्पियो और पाइसेस का भी उच्च का होगा। वीनस पाइसेस में उच्च का होता है, तो वीनस कैंसर और वृश्चिक का भी उच्च का होगा। और मून टॉरस में उच्च का होता है, तो मून वर्गो और कैप्रिकॉन का भी उच्च का होगा। और नीच के लिए हमारे को यहाँ फॉल का टेबल दिया हुआ है। फॉल मतलब नीच, यहाँ पे जो फॉल का मतलब है ये नीच है इसका मतलब। तो अगर सूर्य तुला राशि कुंभ राशि मिथुन राशि में है तो नीच, शनि मेष राशि सिंह राशि धनु में है तो नीच, मंगल 4 8 12 में नीच, बृहस्पति 2 6 10 में नीच, शुक्र 2 6 10 में नीच, और चंद्रमा 4 8 12 में नीच। बुध की डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बुध का हम साइड में रखेंगे अभी। तो ये प्लैनेट की स्ट्रेंथ है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप जुपिटर टॉरस का देख रहे हो तो उसको थोड़ा वीक ही कंसिडर करिए, उतना अच्छा नहीं है। एक्चुअल सात्विक लग नहीं रहा है, ये सारे ट्राइन को उठा के दे दिया इन्होंने, बस इतना ही ऐड किया है। हाँ, ये Actually त्रिकोण trine ही सारा, है ये ट्राइन ही है सारा, त्रिकोण है। त्रिकोण ही है सारा। अब इस त्रिकोण के, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि नवम घर अगर स्ट्रांग हो, परिवर्तन में हो, तो ऐसा जातक या तो फॉरेन में अच्छा कामयाबी पाता है, या गवर्नमेंट में हाई प्रोफाइल पोजीशन में जा सकता है, या इवन मिनिस्टर भी बन सकता है। जिन्होंने मेरा वेबिनार लगाया था उनको ये चीज याद होगी। योगी जी का चार्ट देखना चाहेगा कोई? अब योगी जी का एक्चुअल चार्ट जो एक्यूरेट चार्ट है, वो इंटरनेट वाला नहीं, क्योंकि वो तो गलत डेट ऑफ बर्थ है, वो तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। ये एक्चुअल चार्ट है योगी जी का। कर्क लगन की कुंडली है। अब आप देखिए इस कुंडली में 9th लॉर्ड बृहस्पति उच्च का है कि नहीं। 9th लॉर्ड जुपिटर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, जो बिल्कुल कि एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड है। 9th लॉर्ड अपने से 9th में भी है। हाँ, और 9th हाउस परिवर्तन में भी है। हाँ जी। 9th हाउस इज इन दी परिवर्तन। ओके ओके मधुमिता जी, ओके सो कोई बात नहीं, आप चलिए
आपको मैं रिकॉर्डिंग तो सबको हाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, रिकॉर्डिंग आप सुन लेना इनका। ओके, रियान आई गेस रो रहा होगा इस टाइम पे। ओके, नो इश्यूज। ओके, परफेक्ट। फिर इस केस में अगर पाइसेस लग्न की कुंडली है और जुपिटर 9th हाउस में है, तो वो भी एक राजयोग होगा। हाँ, राइट। सर इनके केस में मैरिज इसीलिए नहीं हुई क्योंकि राहु केतु है। राहु केतु है, और एक और रीजन भी है, नवमांश में भी कुछ कारण है। नवमांश यहाँ पे मैंने इस अटैच नहीं रूल करा से है। तो सन भी एग्जॉल्टेड है इनका, 1-5-9 में ही तो है सन। हाँ, सूर्य भी 1-5-9 में है, और 9th हाउस परिवर्तन में है कि नहीं है? है ना सर? 9th हाउस परिवर्तन में आ गया मतलब आदमी मिनिस्टर बन सकता है बिल्कुल योग बिल्कुल। पॉलिटिक्स का, कामयाबी का पॉलिटिक्स में। या अगर मिनिस्टर नहीं बना, क्योंकि देखिए अब टॉप पोजीशन 3 फील्ड में टॉप पोजीशन हो सकती है, अब ये पिन पॉइंट करना भी बहुत मुश्किल है। या तो जुडिशरी में टॉप पोजीशन होगी, टॉप लेवल का जज, या एग्जीक्यूटिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में हाई लेवल की पोजीशन होगी, चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपी, डीआईजी एंड ऑल, या तो पॉलिटिक्स में होगी, मिनिस्टर एंड ऑल, एमपीज। तो ये चीज पिन पॉइंट करना काफी मुश्किल है कि किस फील्ड में होगा। और आपने ऐसे काफी केस देख लिए होंगे कि जातक पहले आईएएस था, फिर पॉलिटिक्स, आईपीएस था, फिर पॉलिटिक्स, राइट। वो क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि योग तो सेम है। अब आईएएस आईपीएस रहेगा कोई, उसका 9th हाउस बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो वही आपको पॉलिटिक्स के लिए ही चाहिए। इसलिए काफी ऐसे केसेस हैं कि लोग आईएएस आईपीएस करने के बाद पॉलिटिक्स में जाते हैं और अच्छा खासा सक्सेस पा लेते हैं। ओके, सो आई होप आपको परिवर्तन योग का मतलब समझ आ गया होगा। और शुक्र इस कुंडली में नीच का है, योगी जी की मैरिज क्यों नहीं हुई उसका आंसर आप सबको पता लग गया होगा। वीनस, मून एग्जॉल्टेड भी है। हाँ, वीनस इस कुंडली में नीच है मकर राशि में होने के कारण से, तो वीनस वीक, राहु केतु 7th हाउस में, तो ये एक रीजन है कि मैरिज इस तरह क्यों वो हो गई। नवमांश में ज्यादा बड़ा कारण है, लेकिन नवमांश कुंडली अभी अवेलेबल नहीं है इनकी, मैं आपको दे दूंगा बाद में। प्लीज दीजिएगा, मुझे देखना था, प्लीज दीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगा नवमांश, क्योंकि नवमांश अब देखिए वही डाउट है कि धनु नवमांश ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, सो सेक्रेटेरियस D9 ही बनेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो आई गेस आप सबको समझ आ गया होगा। आज की डेट, आज के लेक्चर में आपको क्या क्या समझ आया, कोई समराइज कर सकता है? क्योंकि मुझे लगता है टाइमिंग ईयर ऑफ मैरिज पे जाने से पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ईयर ऑफ मैरिज अगले ही लेक्चर में हो पाएगा। मैंने तो टारगेट ये रखा हुआ था कि 1-1 घंटे के 5 लेक्चर लूंगा हर एक टॉपिक के ऊपर, कैरियर, मैरिज, फाइनेंस, 1-1 घंटे के 5 लेक्चर, और आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ओके, क्योंकि मेरे को जो आप बोलोगे वो पढ़ा दूंगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में भी आ रही है, रेमेडियल पार्ट आ रहा है, रेमेडीज के ऊपर एक क्लास लूंगा। वैसे मैं रेमेडीज रेकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी रेमेडी है जो आप खुद बोलोगे कि हाँ ये तो काम करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी क्लास होगी। और अष्टक वर्ग बाकी के सर ऊपर क्लास। या बाकी सर एक क्वेरी थी कि जो एक्सचेंज आपने बोला मेनली जो करियर से रिलेटेड है, तो उसका और व्यू पॉइंट भी होता है कुछ, क्या मतलब और एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसके मतलब लाइफ में अदर देन करियर? हाँ, नहीं, मेनली उसका ये एस्पेक्ट होता है कि जो घर परिवर्तन में आ जाएगा सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट कि उन ग्रहों की दशा, मतलब जो दो ग्रह परिवर्तन में आ गए उनकी अंतरदशा सबसे इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए प्लीज इग्नोर महादशा, प्लीज महादशा को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। महादशा को इग्नोर ही करना चाहिए, वो किसी काम की नहीं होती। वो सिर्फ तभी काम की होती है जब आपको भृगु के प्रोग्रेशंस आते हो, लेकिन भृगु प्रोग्रेशंस आप किसी मतलब काफी कम लोगों को आएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, महादशा तभी काम की होती है अगर अंतरदशा के साथ उसको एक साथ पढ़ा जाए, उसके भी रूल काफी कम लोगों को पता है। इंडिपेंडेंटली आप सिर्फ महादशा देख रहे हो तो काफी गलत है। सपोज मेरी एज है इस टाइम पे, आई एम 20 years old, ओके, एंड मेरी शुक्र की महादशा शुरू हो गई सपोज, तो कौन सी उम्र तक जाएगी? 40 साल तक, 20 + 20। 40 तक जाएगी, और ये मेरा शुक्र है कुंडली में। तो इसके हिसाब से तो 20 साल एक ही इवेंट होना चाहिए, 20 साल तो एक ही रिजल्ट आएगा शुक्र में।
लेकिन देखिए 20 साल के अंदर सब कुछ हो जाता है लाइफ में, मैरिज, कैरियर, एजुकेशन, बच्चे, पेरेंट्स के साथ मेजर इवेंट, हर चीज हो जाती है। तो वो चीज आप महादशा से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन दी अंतरदशा। जब भी दशा की बात होती है तो अंतरदशा पे फोकस करिए। अंतर हमेशा कुछ नया चेंज लेके आएगा। ट्रू। वो हर 2 साल 2.5 साल चेंज होगा, वो कुछ नया चेंज लेके आएगा। महादशा अंतरदशा के हिसाब से तो मेरी शुक्र की दशा है, अब तो कुछ मतलब अब तो सब कुछ अच्छा ही है अगर देखा जाए। सिर्फ वीनस की दशा है अब तो। अंतरदशा प्रत्यंतरदशा भी देख सकते हैं सर उसके बाद। प्रत्यंतर सबसे मेन ही प्रत्यंतर है। जब क्लाइंट आगे ये बोलेगा कौन से महीने में इवेंट होगा, प्रत्यंतर ही टाइमिंग करेगा। प्रत्यंतर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका सीक्वेंस रहता है। अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ, मेहता जी का रूल है। अब आप देखना मेरे चार्ट में काम कितना अच्छे से कर रहा है। मैं अपने चार्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज मुझे कोई ऐसा मैसेज मत करना कि मेरी भी रेक्टिफिकेशन कर दो इस लेवल की। ओके पता लगा सब मुझे बोले कि हमारी भी कर दो। अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अच्छे से कर पाए तो आप दिन दे सकते हो इवेंट का। सहयोगिता मैम को पता होगा, मैंने सहयोगिता मैम को के साथ बैठ के उनको ये चीज समझाई थी। अब मैम आई गेस मुझे पता नहीं है मैम को सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा, क्लास में है नहीं है, यकीन का माइक ऑफ है। मेहता जी की तीसरी बुक है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड्स, और इस पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं फॉर्मूले में ले चलूं आप सबको। बहुत जी सर। बहुत बेसिक फॉर अभी तक कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, किसी को ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब मैं तो अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सबको क्लियर हो जाए। ओके, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो मुझे मैसेज कर देना आप। ओके, इसलिए मैंने इंग्लिश में ये रखा हुआ है और हिंदी में। फॉरेन में जाने की डेट का फॉर्मूला मेहता जी ने प्रोवाइड करा हुआ है। मतलब फॉरेन का टूर कब लगेगा उसकी डेट का फॉर्मूला एस के मेहता जी ने प्रोवाइड करा हुआ है। अच्छा 17 पार्टिसिपेंट, कौन कौन बैठा है क्लास में इस टाइम पे? ओके ओके, तो फॉरेन डेट का फॉर्मूला कोई पढ़ सकता है? संयुक्ता मैम है कि चले? फॉरेन डेट का फॉर्मूला ये है कि अगर वी टेक 12th हाउस लॉर्ड एंड 4th हाउस लॉर्ड एट सेकंड एंड थर्ड प्लेस, मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि आप कुंडली में देखिए 12वें घर का स्वामी कौन सा है और चौथे घर का स्वामी कौन सा है, और देखिए उसकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा किस डेट को स्टार्ट हो रही है, उस दिन जातक फॉरेन जाएगा। प्रोवाइडेड ए प्लैनेट स्ट्रांग हो, प्रोवाइडेड इन प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ हो, मतलब उच्च के हो, अपनी राशि के हो, पॉजिटिव हो। समझ आ गया सबको? फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक रूल है, दो रूल है इसमें, वैसे दो के तीन ही रूल है, लेकिन ये पहला रूल है कि 12वें घर का स्वामी और चौथे घर का स्वामी देखना है अंतर और प्रत्यंतर लेवल में। सेकंड प्लेस का मतलब है अंतर दशा, थर्ड प्लेस का मतलब है प्रत्यंतर दशा। मेरी कुंडली देखिए सब लोग, मेरा चौथे घर का स्वामी कौन सा है? शुक्र। 12th हाउस शनि। शनि। मतलब मेरे को अंतर या प्रत्यंतर में कौन कौन सी दशा चाहिए तब फॉरेन जाऊंगा? शुक्र और शनि। शुक्र और शनि की। मतलब जिस दिन अंतर में शुक्र और प्रत्यंतर में शनि होगा उस दिन बन सकता है योग जाने का। अच्छा, दोनों का एक साथ आना जरूरी है? एक साथ, वो वही तो बोल रहा हूँ, वही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, आपको बता तो दिया। तो शुक्र स्ट्रॉन्ग है इस कुंडली में, शुक्र मेरी कुंडली, शुक्र इस कुंडली में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक्सॉल्टेड भी और परिवर्तन में भी है, राइट जी। अब मैं केतु की महादशा खोल रहा हूँ क्योंकि केतु चली हुई है 2022 अप्रैल से केतु चली, 2022 सितंबर 14 से शुक्र चली, और इसमें शनि कब आ रहा है कोई पढ़ सकता है? 15 जून 2023। 15 जून 2023 से 21 अगस्त, हाँ 23 तक, 21 अगस्त 23 तक। पहली डेट 15 जून, दूसरी 21 अगस्त। ठीक है। 15 जून को वैसे मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। ओह ग्रेट। ठीक है, 15 जून को मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, टिकट आपको दिखाता हूँ, चलिए बाद में आपको व्हाट्सएप तो पर दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन मेरा ये है सात्विक जी
कि अंतर प्रत्यंतर का तो आपने एक साथ में बोल दिया, महादशा किसी की भी चल रही हो हमारी उसमें देखेंगे। कोई फर्क नहीं है महादशा का। ओके। अंतर प्रत्यंतर अभी क्यों मेरे केस में मैच हो रहा है, क्योंकि मेरी टाइमिंग मैंने इतनी एक्यूरेट कर रखी है कि आप देखिए 15 जून को, अब हुआ क्या, मैं जिनका सिंगापुर जा रहा हूँ, मतलब मैं खुद से तो जा नहीं था, मुझे कोई और ही लेके जा रहा है, तो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि हमारे साथ चलो, तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, ये बात है फेब मंथ की। मैंने उनको बोला कि जून में मत करना प्लान, क्योंकि जून में एग्जाम्स हो सकते हैं। फिर मार्च में उन्होंने फिर बोला कि क्या करना है, मैंने चल पड़ूंगा, लेकिन अब लगता है जून में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी दशा देखी है 15 जून के हिसाब से आई मस्ट बी एट सिंगापुर। तो या किसी भी कंट्री में, क्योंकि वो सिंगापुर का प्लान बना रहे थे उस टाइम पे। तो किस्मत क्या हुई कि उनका कुछ कॉन्सर्ट वगैरह था, कुछ कॉन्सर्ट देखना था, तो वो 15 जून की डेट आई, और 15 मतलब 17 जून को कॉन्सर्ट है आई गेस, तो 15 जून को मतलब विल बी एट सिंगापुर। तो आप देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब आप सोचो कि आपके हाथ में कुछ कर्म करना है, वो सब बोलने की बात है, कोई कर्म कुछ नहीं होता, ये सब बोलने की बात है। सर जब एक बार शुक्र फॉर्मूला में फिर से हाँ शनि दिखाएंगे? आया तो मैं फॉरेन जा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं खर्च रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फॉरेन जा रहा हूँ। मतलब जाना था तो जा ही रहा हूँ। जाना है तो जाना है, बस सीधी बात। राइट। जो होना है वो होके रहेगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कर्म कर लेते हैं, करके देख लो, जितना करना है करो। मैं तो ये बोलता हूँ, ना मैं फॉरेन जाने के लिए पैसा खर्चना हूँ, ना मुझे ये पता था मैंने फॉरेन जाना है। डेट्स मैंने उनको मना करा कि जून की मत निकालना, क्योंकि एग्जाम हो सकते हैं, जून की निकली। और 15 जून मतलब आगे पीछे भी किया होता 1-2 दिन, तब भी बात थी। 15 जून को ही चेक इन है वहां पे अपार्टमेंट में। मतलब 1-2 दिन ऊपर भी करते तो ये मान लेता, बात अपार्टमेंट में चेक इन ही 15 जून को रखा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह ये टेक्निक काम करती है, लेकिन इसके लिए बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। मैंने अपना बर्थ टाइम इस लेवल तक का रेक्टिफाई करा हुआ है कि जिस दिन का मैं जो इवेंट बोलता हूँ उस दिन वही इवेंट होता है। सर एक बार टेक्निक फिर से बताएंगे प्लीज? ओके देखिए, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है आपकी कुंडली में 4th लॉर्ड कौन सा है। ओके, और 12th लॉर्ड देखना है। सपोज आपका कौन सा लगन है सर, प्लीज आप अपना लगन बताओगे। स्कॉर्पियो। तो 4th लॉर्ड सैटर्न, 12th लॉर्ड वीनस। तो जिस दिन वीनस की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा होगी, या शनि की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर होगी, उस दिन आप फॉरेन जा सकते हो। लेकिन यही है बात कि आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, और विमशोत्री दशा आपके चार्ट में एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है विमशोत्री दशा चार्ट में एप्लीकेबल ना हो। वो कैसे देखेंगे वो भी आपको बताऊंगा। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। अब सेकंड, सिमिलरली सेकंड लॉर्ड सर पैसे के लिए देखा जाएगा, राइट। मतलब सेकंड लॉर्ड पैसे के लिए देखा जाता है, मतलब सेकंड लॉर्ड की दशा अंतर या प्रत्यंतर में पैसा देगी, खूब पैसा देगी। ओके, तो मेरा जुपिटर है सेकंड लॉर्ड, कौन सी तारीख से शुरू हुआ? अप्रैल 19। कब तक जाएगा? जून 15। आप लोगों ने कब मुझे फीस पे करी? जी अभी। आप 15 लोगों ने मुझे फीस पे करी है, 15-18 जितने भी है। तो जुपिटर की दशा में पैसा आना था। राइट। तो सबको समझ आ रहा है किस तरह दशा का क्या कमाल है चार्ट में। Satvik, for salaried people, they get monthly salary, हाँ, right? उनके केस, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। उनके केस में दिस इज नॉट, मतलब इसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बिकॉज अ सैलरीड पर्सन विल गेट अ सैलरी ऑन अ फिक्स्ड डेट एवरी मंथ, अ फिक्स्ड अमाउंट। बट बोनस एंड अदर थिंग्स में अगर डाला हुआ है, वो चीज देखी जा सकती है, बोनस या ऐसी कोई गेन जो सडन गेन हो जाए। इसलिए ये टेक्निक ज्यादा यूजफुल है बिजनेस वाले लोगों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। सर इसमें प्लैनेट का सिग्निफिकेशन आएगा अगर 4th हाउस में जुपिटर है और 12th हाउस में वीनस है तो? कैसे, मतलब फिर से आप रिपीट कर सकते हो? तो जैसे मेरा स्कॉर्पियो असेंडेंट है और 4th हाउस में अगर मेरा जुपिटर है और 12th हाउस में वीनस है, तो नहीं, क्या वो उनका उतना उनका भी रोल आएगा फॉर द फॉरेन डेट, फॉर द गोइंग फॉर द फॉरेन। करेक्ट सर। हाँ, उनका भी रोल आएगा, वो सबसे लास्ट में आएगा। मतलब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर वही है सर, कि अगर परिवर्तन योग है तो परिवर्तन वाले प्लैनेट्स को नंबर 1 में प्रायोरिटी।
ओके, अदरवाइज अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको भी देख सकते हैं, नो डाउट। वो सारे रूल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे मेन रूल वही था कि ये दोनों प्लैनेट्स आने चाहिए। और मैं आपको एक इवेंट बताता हूँ, आई गेस वो इवेंट यहाँ पे दिख जाएगा। Satvik, what if Rahu Ketu comes as a Antardasha Lord? I'll come to that part. See, this was my dasha, Saturn Rahu. Okay. अब राहु केतु का रूल बता दूं आप सबको, प्लीज राहु केतु का रूल बता दूं। Can I please tell you the rule of राहु केतु now? ओके ओके, देखिए ये जो कोर्स है ना हमारा, अब एक्चुअली मुझे अगले महीने सिंगापुर भी जाना है, तो मैं आपको जो टाइम दिया हुआ है 5 लेक्चर्स के हिसाब से, जो मैंने अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स 6 आवर्स रखा था, वो तो पूरा करवा ही दूंगा। ओके, उससे ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर है कि मैं एक लेक्चर में ही 2-3 घंटा करा दूं या 3 लेक्चर में 1-1 घंटा कराऊं, ठीक है? तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई नहीं, आप फ्लेक्सिबल, आप आजाद हो। हेलो, आप आजाद हो, अपने हिसाब से कर लो प्लीज। हाँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं 3 घंटे का एक लेक्चर ले लूं या 1-1 घंटे के 3 लूं, कोई इशू नहीं है ना किसी को? नहीं, कोई इशू नहीं है। टॉपिक समझ में आना चाहिए सर, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, बस टॉपिक आना चाहिए समझ में। आज आ गया, सबको समझ आ गया? ओवरलोड नहीं होना चाहिए, बस बाकी तो ठीक है सर। नहीं, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल वो नॉर्मल स्पीड पे चलेगा, बस आप लोग ना थक जाओ, मुझे वही डाउट है कि आप लोग थक गए तब दिक्कत है। ओके, अरे मुझे भी किसी ने फीस पेमेंट करा, क्षितीश मेहता जी, आप अभी क्लास में हो? अच्छा, आपने अभी पेमेंट करा है? ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। चलिए, मुझे लगता है आपको कोर्स पसंद आ रहा होगा। यस सर। चलिए, तो अब आपको राहु केतु का रूल बता देता हूँ। देखिए राहु, अगर आप आसमान में अभी देखोगे आपको राहु केतु दिखेंगे। कैन यू सी राहु केतु राइट नाउ? नो सर, तो वर्चुअल है, मतलब राहु केतु है ही नहीं ऊपर। तो राहु केतु का रूल ये रहता है कि राहु केतु अकेले से कुछ नहीं कर सकते, राहु केतु उसी ग्रह के रिजल्ट देंगे जिस राशि में वो बैठे होंगे। मीन्स राहु केतु जिस राशि में बैठे होंगे सर, उसी ग्रह के रिजल्ट देंगे। मीन्स इन योर हॉरोस्कोप वो मर्क्यूरी का और जुपिटर का देंगे। हाँ, राहु किसका रिजल्ट देगा मेरे को? जी, राहु किस प्लेनेट का रिजल्ट देगा मेरे को? इस मेरी मर्क्यूरी का। मरकुरी किस घर में बैठा हुआ है? 5th हाउस में। नहीं, किस हाउस में बैठा हुआ है? मर्क्यूरी खुद के 12th हाउस में। 12th हाउस में जी, तो मतलब 12वें घर का रिजल्ट आएगा। और 4th में जुपिटर है, तो हाँ वही आपका वाला बात हो गया अभी। हाँ, तो नहीं, वो केतु की दशा में आएगा ना, केतु की दशा देगी जुपिटर का रिजल्ट। ओके, क्योंकि केतु जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, सो केतु की दशा में मेरे को जुपिटर के रिजल्ट आने चाहिए। मतलब मेरी जो केतु की दशा चलेगी वो मुझे जुपिटर यानी 11th लॉर्ड के रिजल्ट देगी। राहु की दशा चलेगी तो बुध के रिजल्ट देगी। बुध इस कुंडली में सबसे खराब प्लेनेट है, 12वें घर में बैठा हुआ है। D9 कुंडली में 8वें घर में बैठा हुआ है, कुछ पॉजिटिव नहीं है इस कुंडली में, बुध में, मेरी कुंडली में, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब मेरी दशा में सैटर्न में राहु था, मरकुरी सैटर्न राहु, मतलब महादशा बुध की, अंतर शनि का, प्रत्यंतर राहु का। इस टाइम पे आई गेस मेरे को 1.5-2 लाख रुपए का लॉस हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे क्रिप्टो का बहुत वो चला हुआ था, तो मैंने भी जोश में पता नहीं कहाँ पे किस कॉइन में पैसा डाल दिया था, उसकी कीमत 5,000 रुपए भी नहीं रह गई फिर। तो सैटर्न राहु दशा, आई लॉस्ट ह्यूज मनी, आई हैड अ बिग लॉस। क्योंकि राहु को बुध के रिजल्ट देने थे, बुध 12वें घर में बैठा है लॉस के, शनि भी 12वें का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं लॉस हो गया। दूसरा एक रूल याद कर लीजिए आज ही, शनि में राहु की दशा, राहु में शनि की दशा। आपका वॉइस दब गया पूरा सात्विक। अच्छा, वॉइस खराब हो गया। हेलो हेलो, ओके, वॉइस इज लो। ओके ओके, सर आप कह रहे थे शनि में राहु, राहु में शनि अच्छा नहीं होता। 99% केसेस में, कुछ ही रेयर केस होते हैं जो इसको अच्छा मानते हैं। तो आप सब अपने चार्ट में 2 रूल लगा के देखना। ओके,
एक रूल है राहु में शुक्र, शुक्र में राहु नेचुरल मैरिज मेकिंग दशा है, अफेयर्स देता है, रिलेशनशिप देता है। ओके। दूसरा रूल है शनि में राहु, राहु में शनि खराब पीरियड होता है, फैमिली में किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई क्लोज रिलेटिव पास आउट भी हो सकता है, और किसी को इस तरह की दिक्कत भी आ सकती है नेगेटिव। ओके। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। आप सब लोग अपनी दशा चेक कर लेना एक बार विमशोत्री, और ये इवेंट देख लेना कि राहु में शनि में क्या इवेंट हुआ था, शनि में राहु में क्या हुआ था, शुक्र में राहु में क्या हुआ था, राहु में शुक्र में क्या हुआ था। ओके। मैरिज रिलेटेड रिलेशन या देगा शुक्र में राहु जो भी मतलब। हाँ हाँ, और यहाँ पे आप महादशा यूज कर सकते हो, मतलब इस रूल के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ आप महादशा देख सकते हो कि शुक्र की महादशा में राहु आ गया और राहु की महादशा में शुक्र आ गया। ओके। मतलब परिवार में, शादी परिवार में उसने अपनी नहीं, अभी छोटे उम्र में, तो छोटी उम्र में शुक्र की दशा आ गई तो मैरिज परिवार में हो सकती है। हाँ, मैरिज परिवार में हो सकती है, जातक का अफेयर तो हो ही सकता है आज की डेट में तो। राइट। तो ये चीज थी। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। आज हमने जो करना था पूरा वो तो आज हो नहीं पाया, टाइमिंग ऑफ इवेंट पे अभी हम पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि आज बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। डिविजनल चार्ट यूज करना आ गया, नवमाश कुंडली सीख गए सब लोग आज। यस सर। योग देखना सीख गए सब लोग आज, हाउ टू सी दी योग। सर जैसे एक चीज पूछनी मैंने कि जैसे नाइन्थ लगन लॉर्ड जो है ना, नाइन्थ हाउस का स्वामी अगर हमारा D9 में 6, 8, 12 में गया तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा ना? नहीं, वो भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा ना, भाग्य का स्वामी अगर नवमास हाँ, में। अभी देखिए, अभी तो हमने नवमाश की एक ही टेक्निक डिस्कस करी कि हम नवमाश को नॉर्मल कुंडली की तरह पढ़ेंगे। ठीक है। अब सर ने जो टेक्निक बताई एक एक्सटेंशन टेक्निक है, ऐसे भी काम होगा, ये टेक्निक भी आगे आएगी। ओके। इन्हीं टेक्निक से तो आप लोग कंसल्टेशन करोगे, क्योंकि देखिए मेन पर्पस है इस कोर्स का कंसल्टेशन करना। आपके पास क्लाइंट आएगा, आप प्रिडिक्शन करोगे, क्योंकि वो करियर, मैरिज, फाइनेंस, हेल्थ, इसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। मेरे को तो आज तक कोई क्लाइंट नहीं आया जिसने इसके बाहर पूछा हो। ये मैक्सिमम यही पॉइंट होता है। हाँ, वो अलग केस है कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका बहुत पैसा है, तो वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ सुनाने ही आता है अपनी तारीफ। हाँ, वो मेरे साथ कई बार हो चुका है। ऐसे काफी क्लाइंट्स आए जो 10,000, 15, 20,000 रुपये कुछ भी फीस मांगो सब दे देंगे, लेकिन उनको कुछ सुनना नहीं होता, वो सिर्फ सुनाने ही आते हैं कि मैंने उस साल ऐसा किया था, मैंने ये किया, वो किया, ये खरीदा, वो खरीदा। तो वो तो चलो आपकी किस्मत है, आपको वैसे क्लाइंट मिल गए तो अच्छी बात है। वहां तो आपको सुनने के पैसे मिलेंगे। आपने यहाँ पर जय हो रहा यूज किया है, मेरे पास पराशर लाइट है, तो सिमिलर ही बात हो जाएगी ना, मतलब। हाँ, पराशरा बेस्ट है, पराशरा बेस्ट है। पूजा मैम, आप हो अभी? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ आप जी, कोर्स में बोलिए। हो अभी? कोर्स में हाँ बैठे जी, हो? हाँ जी, हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बल्कि अभी मोबाइल से लॉगिन किया है जी। ओके ओके, तो सब परफेक्ट है ना, कोई कमी आज के लिए? तो आज का लेक्चर ये था, 2 घंटे का लेक्चर हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी आज या कल, और आप सबको लिंक भी चला जाएगा, तो इसलिए जिसने लेट ज्वाइन करा या जिसको जो स्टार्टिंग का मिस कर लिया, वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। लेकिन देखिए इस लेक्चर को समझ लेना, वरना आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी फिर। ओके, तो हम रिकॉर्डिंग एंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 बज गए हैं, काफी लोगों को जाना होगा। मैंने 1 घंटे का बोल रखा था। थैंक यू सात्विक। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you so much. Satvik, I joined late, so